आत्मा को देख सकती हो। ये कब से हुआ? तुम्हारे अंदर ऐसी सुपरनैचुरल पावर्स कब से आ गई? और तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तब नहीं बताया, लेकिन अब बता रही हूँ। व्लाड, आई कैन सी द फ्यूचर एंड आई कैन सी डेथ। ड्रैकुला अनीता की बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था। उसके चेहरे पर असमंजस के भाव थे। उधर अनीता ने ड्रैकुला को पूरी बात बतानी शुरू कर दी। व्लाड, मैं तुम्हें शुरू से बताती हूँ। असल में ये सब शायद तब शुरू हुआ जब वो अघोरी मुझे टॉर्चर कर रहे थे, क्योंकि उस समय मुझे बहुत से रैंडम विजुअल्स दिखाई दिए थे। पर उसके बाद जब मुझे होश आया, तब तक तुम रूट के ट्रैप में फंस चुके थे। और उसके बाद जब हम, यानी मैं, ओमकार और पास्टर फ्रांसिस तुम्हें रेस्क्यू करने निकले, तब अनीता ड्रैकुला को पूरी बात बता रही थी। उधर वहीं से दूर ओमकार अपनी मंजिल की तलाश में भटक रहा था। ओमकार राजदारी से काफी आगे आ चुका था, लेकिन उसके दिमाग में अभी भी उस राक्षस के आखिरी शब्द गूंज रहे थे। वीर पुरुष, तुम जिस राह पर निकले हो उस राह पर तुम्हें बहुत से इम्तिहान देने होंगे। जाओ, वहां जाओ जहां पत्थर भी प्रेम की कहानी कहते हैं। ऐसा उस तपस्वी ने मुझसे तुम्हें कहने को कहा था। कुछ समझ नहीं आया। आखिर वो बूढ़ा था कौन जिसने मुझे राजदारी के राक्षस की पूरी कहानी सुनाई थी? क्या उसका और उस तपस्वी का कोई रिश्ता है, या कहीं दोनों एक ही तो नहीं? और ये किस जगह की बात की थी उसने जहां पत्थर भी प्रेम की कहानी कहते हैं? ऐसी कौन सी जगह है? खैर, ये सब बाद में सोचूंगा। सामने थोड़ी रोशनी दिख रही है, पक्का कोई गांव है। चलकर रात के लिए रुकने का इंतजाम कर लेता हूँ। ओमकार गहरी सोच में डूबा हुआ चलता जा रहा था, इस बात से अनजान कि कोई उस पर नजर रखे हुए है। उधर अब तक अनीता ने पूरी बात ड्रैकुला को बता दी थी, जिसे सुनकर ड्रैकुला अभी भी हैरान था। अनीता, मुझे अभी भी समझ नहीं आया। तुमने कहा कि उस यज्ञ के बाद तुम्हें विजन्स आने लगे, बट व्हाई? आखिर तुम्हारे साथ उन्होंने किया क्या था? और इन विजन्स के आने का मतलब क्या हो सकता है? आई डोंट नो व्लाड। मे बी जब अघोरी लोगों ने मेरी उंगली काट कर वो यज्ञ किया, तब मेरे अंदर कुछ पावर्स अनलॉक हो गए। लेकिन जब भी मैंने जाने अनजाने इस पावर का यूज किया है, मुझे बहुत हेडेक हुआ है। विद टाइम मैं उस पेन को टॉलरेट करने लगी हूँ, बट मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, इसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। मुझे बस विजुअल्स दिखने लगते हैं, और वो विजुअल्स डरावने होते हैं। ये काफी मिस्टीरियस है अनीता। हमें ये पता करना चाहिए कि आखिर तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तुम ठीक कहते हो व्लाड, बट हम ये पता कैसे करेंगे? ओके, टेल मी वन थिंग। क्या तुम्हें उस इंसान के डेथ के अलावा भी कुछ दिखा है अब तक, जिसको भी तुमने टच किया? थोड़ा ध्यान से सोचो और रिकलेक्ट करने की कोशिश करो। मे भी तुम्हें अब तक जो दिखा उसी में कोई क्लू छुपा हुआ मिल जाए। ड्रैकुला की बात सुनकर अनीता ध्यान से अब तक के सारे इंसिडेंट्स याद करने की कोशिश करने लगी। वो दिमाग पर जोर डाल रही थी, लेकिन कुछ देर बाद वो थक कर वहीं जमीन पर बैठ गई। नो, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं। अनीता की झुंझलाहट देखकर ड्रैकुला एक घुटना जमीन पर टिकाकर उसके सामने बैठ गया और उसे समझाने की कोशिश करने लगा। रिलैक्स अनीता, परेशान मत हो। विल फाइंड एन आंसर। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। वैसे तुमने मुझे इस बारे में पहले क्यों नहीं बताया? मैं कैसे बताती? तब मुझे अपनी एबिलिटी पर पूरा भरोसा ही नहीं था। मुझे लगा शायद मैं गलत हूँ, और सच बोलूं तो मुझे डर लगता था कि तुम्हें बता के तुम्हें और ज्यादा टेंशन ना दे दूं। टेंशन? अनीता, मैं एक वैम्पायर हूँ, 400 साल जी चुका हूँ। टेंशन और शॉक का डोज मुझे बहुत पहले लग चुका है, तो मुझे अंडरएस्टिमेट मत करो। I have such a huge appetite for stress. शुरुआत में लगा था कि मैं तुम्हें समझ गई हूँ, पर तुम इतने सिंपल नहीं हो मिस्टर व्लाड। सिंपल तो डेफिनेटली नहीं हो। अच्छा, एक बात बताओ, तुम कह रही हो कि तुम किसी को टच करके उनका फ्यूचर देख सकती हो, इनफैक्ट उनकी डेथ देख सकती हो। क्या तुम मेरी डेथ देख सकती हो? तुम्हारी? हाँ, देखो, बताओ मुझे। क्या पता तुम्हारे विजन्स में वो आर्टिफैक्ट ही दिख जाए जिसे ढूंढने के लिए मैं भारत आया हूँ। क्या उससे रिलेटेड कुछ ऐसा जो मेरी हेल्प कर सके? ड्रैकुला की बात सुनकर
अनीता थोड़ा रुक गई। अब तक उसने जिसकी भी डेथ देखी थी वो एक्सीडेंटली हुआ था। उसे मन ही मन अजीब लग रहा था और उसका ये डिलेमा उसके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अनीता, ओवरथिंक मत करो। अगर तुम ऐसा करने में कंफर्टेबल नहीं हो तो कोई बात नहीं, लेट्स गो। ड्रैकुला उठने लगा, मगर तभी अनीता ने तेजी से अपना हाथ बढ़ाकर उसकी रिस्ट पकड़ ली। रुको। क्या हुआ अनीता? क्या तुम्हें कुछ दिख रहा है? आई एम सॉरी व्लाड, मुझे कुछ नहीं दिखा एक्सेप्ट। क्या हुआ अनीता? क्या दिखा तुम्हें? प्लीज टेल मी। तुम्हारे फेस पर डर के एक्सप्रेशंस क्यों आ रहे हैं? बोलो अनीता, से समथिंग। अनीता ने तुरंत ड्रैकुला का हाथ छोड़ दिया। उसके चेहरे पर सच में डर के भाव थे। आई एम सॉरी व्लाड, मुझे कुछ नहीं दिखा एक्सेप्ट डार्कनेस, एक कभी ना खत्म होने वाली डार्कनेस। अनीता की बात सुनकर मॉन्स्टर के चेहरे पर जो भाव आया वो शायद अनीता ने भी पहली बार देखा था। रिलैक्स व्लाड, तुम इतना दुखी क्यों हो रहे हो? तो इसका मतलब है कि मैं हमेशा के लिए इस कर्स के साथ जीता रहूंगा। क्या मेरी ये किस बस एक धोखा है? क्या मुझे हमेशा इस कर्स एग्जिस्टेंस के साथ ही रहना पड़ेगा, इंसानों का खून पीते हुए, लोगों से छुप छुप कर, लाइक द मॉन्स्टर आई एम? ड्रैकुला की आवाज में एक फ्रस्ट्रेशन के साथ साथ दर्द भी था। अनीता तुरंत खड़ी हुई और उसने ड्रैकुला के पास पहुंचकर उसके चेस्ट पर अपना हाथ रख दिया। व्लाड? अनीता, क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी इस कर्स से छुटकारा पाऊंगा? हाँ व्लाड, मैं मानती हूँ कि तुम्हारा सफर मुश्किल है, पर उसका मतलब ये नहीं कि ये इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल ही तो लग रहा है। 400 साल से इम्पॉसिबल ही तो है ना। तुम्हें कोई आइडिया नहीं है अनीता कि मेरी लाइफ कैसी है। एवरी सेकेंड दैट आई एम अलाइव आई क्रेव ओनली डेथ। ना जाने मैंने कितने ट्रिक्स ट्राई कर लिए। यूरोप के हर कोने में जा चुका हूँ, पेरिसा के डेजर्ट्स में भटक चुका हूँ, सिर्फ एक चीज की तलाश में। भारत आते समय मैं इतना कॉन्फिडेंट था कि इस लैंड में मुझे वो फाइनल सोल्यूशन मिलेगा, लेकिन अब लग रहा है कि शायद मेरे इस ट्रॉमा का कोई एंड नहीं है, कोई भी नहीं। मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं सोचितुम् अर्हसि। भगवद गीता chapter 2 verse 27। For one who has taken birth, death is certain, and for one who has died, rebirth is inevitable. Therefore, you should not lament over the inevitable. हिंदू थियोलॉजी का सबसे मेजर टेक्स्ट है भगवद गीता। बचपन में मेरे फादर ने मुझे पढ़ाई थी, और हालांकि मेरी एज अभी ज़्यादा नहीं है, मैंने देखा है कि भगवद गीता में लिखी बातें सिर्फ बातें नहीं हैं, फैक्ट्स है। ये रिलीजियस टेक्स्ट इंसानों पर एप्लीकेबल होते हैं अनीता। मेरे अंदर का इंसान तो कब का मर चुका है। रॉन्ग। तुमने अपने एक्शन से ऑलरेडी प्रूव किया है कि तुम्हारे अंदर अब भी इंसानियत जिंदा है। इंसानियत? अनीता, तुम्हें लगता है मेरे जैसा इंसान या जो भी मैं हूँ अब भी इंसानियत के लायक हूँ? देखो, हिंदू शास्त्र ये कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक प्रकाश और एक अंधेरा होता है, दोनों हमेशा लड़ते रहते हैं। तुम्हारे अंदर भी वो प्रकाश है व्लाड, आई कैन सी दैट लाइट। तुम ये सब मुझे कन्विंस करने के लिए कर रही हो? नो मिस्टर व्लाड, मैं ये तुम्हारे एक्शंस के बेसिस पर कह रही हूँ। मेरी सोल को सेव करने के लिए तुमने अपनी सोल सरेंडर कर दी थी। इससे बड़ा और क्या प्रूफ चाहिए तुम्हें? वो कोई बड़ा काम नहीं था अनीता, और उससे ये फैक्ट चेंज नहीं होगा कि आई एम अ मॉन्स्टर, और मेरी एक्शंस मेरी फेट लिख चुकी है, एक कास्ट फेट। भगवद गीता कहती है कि कोई भी प्राणी, इंसान, असुर या देवता अपने कर्मों से अपनी फेट बदल सकता है। तुम अभी सिर्फ अपने पास्ट के वेट को देख रहे हो। तुमने अपने जीवन में इतने पाप किए हैं कि तुम्हें लगता है उनका रिडेम्पशन इम्पॉसिबल है, पर भगवान हर प्राणी को एक चांस देते हैं अपने कर्म सुधारने का। ट्रस्ट मी व्लाड, तुम मॉन्स्टर नहीं हो। तुम्हें बस गिव अप नहीं करना है, क्योंकि अगर तुम ऐसा करोगे तो अंधेरा तुम्हें पूरी तरह कंज्यूम कर लेगा। पर क्या तुम्हें लगता है मैं अपने इतने साल के पापों के बोझ को उतार सकता हूँ? बिल्कुल, तुमने ऑलरेडी शुरू कर दिया है। तुमने मुझे कर्स्ड ट्री से बचाया, मुझे जीने का एक और मौका दिया। तुम्हारे अंदर एक हीरो बनने की क्षमता है व्लाड। हीरो? तुम मुझे कुछ ज्यादा ही क्रेडिट दे रही हो। शायद, पर तुम उससे भी ज्यादा डिजर्व करते हो। अनीता, क्या तुम एंड तक इसी तरह मेरा साथ दोगी?
बोलते बोलते ड्रैकुला ने अपना राइट हैंड अनीता की ओर बढ़ा दिया। अनीता ने भी बिना देर किए उसका हाथ पकड़ लिया। मिस्टर व्लाड, मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ने वाली। तुम चाहोगे तब भी नहीं। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में देखने लगे। दोनों चुपचाप खड़े थे, मगर तभी एक जोर की आवाज हुई। एक तीर उड़ता हुआ आया और ड्रैकुला की आंखों के बीच घुस गया। व्लाड! पूर्वांचल के पहाड़ी इलाकों में भटकते भटकते ओमकार काफी थक चुका था। रात हो चुकी थी और रात काटने के लिए आसरा ढूंढ रहे ओमकार को दूर से आती एक रोशनी दिखाई दी। वो उस तरफ चल पड़ा, इस उम्मीद में कि सामने कोई गांव मिल जाए। ये जगह कुछ अजीब है। न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि कोई मुझे देख रहा है। ओमकार का डर बेवजह नहीं था। वो कुछ कदम आगे जाते ही अचानक रुक गया और उसने तेजी से अपनी तलवार निकाल ली। कौन है? सामने आओ। छुपने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हारे आसपास होने की आहट सुन सकता हूं। मुझे पता है तुम आसपास हो। सामने आओ। अगले ही पल धनुष पर बाण चढ़ाते हुए कुछ चेहरे पेड़ों और झाड़ियों के बीच से बाहर सामने आ गए। सब लगभग एक जैसे कपड़े पहने हुए थे, मिट्टी में सने हुए और गंदे। उनमें से एक ने बाकियों को कुछ इशारा किया और ओमकार से बोला, अपना तलवार नीचे कर और अपना नाम बता। मैं ओमकार हूं, एक मुसाफिर। मेरे पास तुम लोगों के लायक कुछ नहीं है। तुझे क्या हम डाकू लगते हैं? खैर, अपना काम बता। तू किधर जा रहा है और क्यों? ओमकार को समझते देर नहीं लगी कि ये डाकू नहीं बल्कि बागी हैं। उसने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया और एक कहानी गढ़ दी। मैं महाराजा काशी का संदेशवाहक हूं। पूर्व के राजाओं के बीच एकता और संदेश लेकर जा रहा हूं, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ। रात ज्यादा हो गई है, इसलिए रुकने के लिए जगह ढूंढ रहा हूं। फिर वो रोशनी दिखाई दी तो सोचा पक्का कोई गांव है। बस उधर जा रहा था। तीर नीचे कर दो। ये हमारी ही तरह अंग्रेजों का दुश्मन है। जैसे ही उन सब ने अपने तीर नीचे किए, ओमकार ने भी सम्मान दिखाते हुए अपनी तलवार वापस रख ली। तो क्या मैं अब गांव की ओर जा सकता हूं? गांव? ये रोशनी किसी गांव की नहीं है। ये एक जाल है जो हमने लगाया है अंग्रेजों को पकड़ने के लिए। उनकी गश्ती टोलियां अक्सर ऐसी रोशनी देखकर आगे बढ़ती है। और फिर खैर, तुम्हें रात बिताने की जगह चाहिए ना, तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। जंगल के अंदर ही रात बिताना सुरक्षित रहेगा। ओमकार को अब तक पूरा विश्वास हो चुका था कि वो लोग उसे नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए वो उनके साथ चल दिया। ओमकार उन लोगों के साथ चलते चलते कुछ ही देर में एक ऐसी जगह पहुंचा जहां उन लोगों ने पेड़ों पर कई मचान बना रखी थी। हैरान मत हो ओमकार, हम इन मचानों पर ही रहते हैं। इससे हमें दूर तक नजर रखने में मदद भी मिलती है और अंग्रेजों पर हमला करने में आसानी भी होती है। उस आदमी के सीटी मारते ही सभी मचानों से सीढ़ियां नीचे की ओर गिराई और उन सब के साथ ओमकार भी ऊपर चढ़ने लगा। मान गया तुम लोग को। क्या सूझबूझ है तुम्हारी? अंग्रेज तो कभी जान ही नहीं पाएंगे कि उनका दुश्मन आसमान से उन पर हमला कर सकता है। तुम लोगों ने वाकई जबरदस्त दिमाग लगाया है। वैसे तुमने अपना नाम नहीं बताया। यह जंगल हमारा घर है और अंग्रेजों के लिए कब्रिस्तान। और जहां तक बात मेरी है, इससे पहले कि वो बागी अपना नाम बताता, एक सीटी की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। भैया, जंगल के किनारे कुछ हरकत है। लगता है अंग्रेज का कोई गश्ती टोली यहाँ आ गया है। सब तैयार हो जाओ, जंगल की धरती दुश्मन के लहू की प्यासी है। सभी बागी तेजी से जंगल के किनारे की ओर भागे। ओमकार भी उनके पीछे पीछे चल दिया। उसने देखा कि वो भाग रहे थे, लेकिन उनकी चाल इतनी सधी हुई थी कि जरा से भी आहट नहीं हो रही थी। कुछ दूर पहुंचते ही उन्हें हल्की सी आवाजें सुनाई देने लगी। ओमकार कुछ समझ पाता कि तभी बागियों के मुखिया ने उसे झाड़ियों के पीछे खींच लिया। हिलना मत। ओमकार अब ऐसी जगह था जहां से उसे सब कुछ नजर आ रहा था।
लेकिन उसे कोई देख नहीं सकता था। जंगल के सन्नाटे में बस एक छुपी हुई मौत की दस्तक सुनाई दे रही थी। अंग्रेजों की पेट्रोल छोटी सी थी। 3 सिपाही जो अपने मौत के जाल में बिना कुछ समझे घुस चुके थे। दो अंग्रेज सैनिक तो वहीं के वहीं ढेर हो गए थे, लेकिन तीसरा सिर्फ घायल हुआ था। देखते ही देखते उसको बागियों ने घेर लिया। ओमकार चुपचाप से अपनी जगह पर खड़ा होकर सबको देखने लगा। वो तीसरा अंग्रेज सिपाही, जो कि असल में हिंदुस्तानी ही था, वो जमीन पर गिरा हुआ तड़प रहा था। बाण उसके दाएं पैर में घुसा था, जिसकी वजह से वो भागने लायक नहीं रह गया था। नहीं, मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। जानता है तेरे गोरे साथियों की तरह तेरे सर में तीर क्यों नहीं मारा? क्योंकि तू गोरा नहीं है, तू इनसे भी बदतर है। अपने ही लोगों के खिलाफ गोरों का साथ देता है, गद्दार। अगले ही पल जो हुआ उसकी ओमकार ने उम्मीद भी नहीं की थी। बागियों का सरदार उस तीसरे सिपाही की छाती पर बैठ गया। उसके हाथ में एक धारदार चाकू था, जिससे उसने उस सिपाही की गर्दन को काटना शुरू कर दिया। वो सिपाही किसी हलाल होते बकरे की तरह दिख रहा था और वो सारे बागी खड़े होकर हंस रहे थे। ओमकार ने ऐसी हैवानियत की उम्मीद नहीं की थी। वो बिल्कुल जड़ खड़ा हुआ इस विभत्स नजारे को देख रहा था। इसी तरह हर गद्दार की गर्दन काट देंगे। जय भवानी, जय भवानी। ओमकार अभी तक हैरान खड़ा था। उधर उस बागियों का सरदार ने उस सिपाही का कटा हुआ सर उठाकर एक दूसरे बागी को दे दिया और अपने कपड़ों पर अपने खून सने हाथ पोंछते हुए ओमकार की ओर बढ़ा। मेरा परिचय उस समय अधूरा रह गया था। मेरा नाम है गोवर्धन। चलो अब थोड़ा आराम किया जाए। ओमकार चुपचाप उस बागी के साथ चल पड़ा, लेकिन उसके मन में बहुत से सवाल चल रहे थे। सवाल तो ड्रैकुला और अनीता के मन में भी थी, उस तीर को लेकर जो अचानक से आकर ड्रैकुला की आंखों के बीच में घुस गया था। व्लाद, चिंता मत करो, तुम्हें पता है मुझे कुछ नहीं होगा। इस एरो के पीछे एक पेपर बंधा हुआ है। लगता है किसी ने मैसेज भेजा है। रुको, मुझे इसे बाहर निकालने दो। ड्रैकुला ने एक बार में जोर से खींचा और उस तीर को बाहर निकाल दिया और उसका घाव तुरंत ही भर गया। ये लो, अब देखो जरा कि इस पेपर में क्या लिखा है। अनीता ने तेजी से उस कागज के टुकड़े को खोल लिया। उफ, एक और संस्कृत का श्लोक। वो एक बार मेरे सामने आ जाए तो मैं उसको फाड़ के रख दूंगा। वैसे भी उसने मुझे बहुत परेशान कर रखा है। एंड टू टॉप इट ऑल, वो बार बार संस्कृत में रिडल्स भेजकर मेरे गुस्से को और भड़का रहा है। आई हेट संस्कृत। लगता है ये भी उसी का काम है, अघोरी का। तुम्हें संस्कृत से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? तुम तो पूरे वर्ल्ड की लैंग्वेजेस जानते हो। किसी संस्कृत के एक्सपर्ट का खून पी लो, संस्कृत भी आ जाएगी। 1774 में जब मैं लंदन में था, तब मैंने एक आदमी का शिकार किया था। संस्कृत अच्छी आती थी उसे, बट somehow this language is still unreadable for me. Anyway, वो स्टोरी फिर कभी सुनाऊंगा। पढ़ो, क्या लिखा है इसमें? ओके, पढ़ती हूँ। कविनाम च मनस्वनाम च वसति स्थिर कवि भवनम सत्यम धर्मम च यत्र वसंति मार्ग प्रकाशः तत्र केवलम। ओके, इसका मतलब है कि जो बड़े कवि होते हैं यानी पोएट्स, और जो मानसवी यानी समझदार इंटेलिजेंट लोग होते हैं, उनकी असलियत और सोच हमेशा उनके कविता या रचना में रहती है। कवि का घर उसका मन और उसका कार्य होता है, और उनकी रचना में ही उनकी सोच और पर्सनालिटी रिफ्लेक्टेड होती है। चलो अगली लाइन समझते हैं। सत्यम धर्मम च यत्र वसंति। इसका अर्थ है जहाँ सत्य और धर्म होते हैं वहीं सही रास्ता होता है, वहीं प्रकाश का मार्ग है। एंड यस, दैट इज इट। इसका क्या मीनिंग हुआ? ये तो प्रॉपर क्लू भी नहीं लग रहा है। नहीं, क्लू तो इसी में कहीं है, बट आई थिंक मैं उसको सही से डिकोड नहीं कर पा रही हूँ। लेट मी थिंक। हाँ, ओके, हो सकता है मैं गलत हूँ, बट ये श्लोक हमें एक जगह के लिए डायरेक्ट कर रहा है, और एक ऐसी जगह जहाँ पोएट्स मिलते हैं,
बैठते हैं और आइडियाज डिस्कस करते हैं, और उसी जगह पर हमें सच मिलेगा। और वो जगह है कौन सी? ये तो हमें पता करना होगा, लेकिन अगर बात पोएट्स की हो रही है तो इसका मतलब ये जगह ऐसी जगह होगी जहाँ लोग रहते हो, क्योंकि ढेर सारे कवि किसी जंगल में बैठकर तो कवि सम्मेलन नहीं करेंगे। और वो जगह कौन सी हो सकती है? आसपास तो एक ही नगर है जहाँ शायद हर गली में एक ना एक कवि मिल जाएगा, और वो है काशी। काशी की गलियां सुबह की पहली रोशनी में जाग रही थी। चारों तरफ एक अजीब सी ऊर्जा थी। हवा में लोबान और अगरबत्ती की खुशबू घुली हुई थी, और कहीं दूर मंदिर की घंटियां बज रही थी। दुकान वाले अपनी अपनी दुकान लगा रहे थे और पंडित घाट की तरफ जा रहे थे। इस माहौल में ड्रैकुला और अनीता काशी की गलियों में भटक रहे थे। दिन के उजाले में यकीन नहीं आ रहा कि ये वही जगह है जहां इतना कुछ हुआ था। तुम्हें टॉर्चर किया गया। रोड के सोल्जर्स ने रात को पूरे सिटी पर अटैक किया। मेरा सामना एक शेप शिफ्टिंग स्नेक यानी उस पदम सिंह से हुआ, और फिर तुम्हें रेस्क्यू करने के बाद मैं खुद रोड के ट्रैप में फंस गया। इतना सब कुछ हुआ था उस रात, लेकिन आज देखो, ये सिटी तो ऐसी लग रही है जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। काशी ऐसा ही है, हर कोना हर गली एक कहानी सुनाता है। कहते हैं ये दुनिया का सबसे पुराना शहर है जो आज भी जिंदा है, जहाँ आज भी लोग रहते हैं, और सिर्फ रहते नहीं हैं, जिंदा दिली से रहते हैं। 11वीं सेंचुरी में मोहम्मद गजनवी ने पूरी काशी को लूटा, मगर काशी तब भी जिंदा रही। 12वीं सेंचुरी में मोहम्मद घोरी ने काशी के मंदिरों को तोड़ा, मगर काशी की हवा में घंटियां तब भी बजती रही। 17वीं सेंचुरी में औरंगजेब ने यहाँ बहुत खून बहाया, लेकिन काशी की नसों में खून आज भी उसी तरह दौड़ रहा है जैसे आज से हजारों साल पहले दौड़ता था। ये सिर्फ शहर नहीं है व्लाद, ये एक सभ्यता है। काशी इज नॉट जस्ट अ सिटी, इट्स अ सिविलाइजेशन। इस शहर को महसूस करके देखना, इस शहर से तुम्हें प्यार हो जाएगा। एनीवे, चलो लोगों से बात करते हैं, शायद हमें जो चाहिए उसका क्लू मिल जाए। अनीता ने अपने कदम तेज किए और एक छोटी सी दुकान के पास रुक गई। नमस्ते काका, मुझे एक जगह की तलाश है, क्या आप मदद कर सकते हैं? कौन सी जगह बिटिया? कोई ऐसी जगह जहाँ कभी कवि मिले थे, शायरी और सोच विचार की बातें होती थी। कवि? अरे बिटिया, हम तो बस यहाँ सब्जी और मसाले बेचते हैं, आप किसी और से पूछिए। उस दुकान वाले ने हाथ जोड़कर मना कर दिया। अनीता मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गई, लेकिन उसके चेहरे पर थोड़ी निराशा थी। अनीता अगली गली में घुसी, जहां एक औरत अपने घर के सामने रंगोली बना रही थी। नमस्ते दीदी, एक सवाल पूछ सकती हूँ? हाँ हाँ बोलो। मुझे एक पुरानी जगह की तलाश है जहाँ कभी कभी मिलते थे, बैठक होती थी, क्या आपको कुछ पता है? कवि? यहाँ तो सब अपने काम में लगे रहते हैं, आप पंडित जी लोगों से पूछो, वो शायद जाने। वो लोग करते हैं ये लिखने पढ़ने वाला काम। जी धन्यवाद। अनीता उनका शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में अब एक हल्का सा डाउट आ रहा था। अनीता, क्या हुआ? तुम थोड़ा परेशान लग रही हो। मुझे लगा था कि यहाँ के लोग ज्यादा जानकारी रखते होंगे, लेकिन अब तक तो किसी ने कुछ नहीं बताया। कोई ना कोई जरूर जानता होगा। तुम्हारा तरीका काम करेगा, बस टाइम लगेगा। और वैसे भी हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अनीता ने ड्रैकुला की बात सुनी और एक और दुकान के पास रुक गई। राम राम भैया। राम राम बहन, बताइए क्या लेंगी? सादा पान बनाऊं या मीठा पान? धन्यवाद भैया, पान मैं फिर कभी खाऊंगी, अभी तो आप मेरी थोड़ी सी मदद कर दीजिए। मुझे ना एक जगह की तलाश है, क्या आप बता सकते हैं कोई ऐसी जगह जहाँ कभी कवि मिले थे? सुना तो है मैंने, एक जगह है कबीर चौरा के पास। सुना है पहले वहाँ कवि लोग बैठकर दिन भर कविता गाते सुनाते थे, पर मैं कभी गया नहीं। कबीर चौरा? यहाँ से किधर पड़ेगा वो? ये गली सीधी ले लीजिए, फिर तीसरी गली के बाद एक चौराहा मिलेगा, वहीं से थोड़ा आगे जाके पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। अरे शुक्रिया वाली क्या बात है बहन,
बस एक पान ले लेना कभी वापस आए तो। जी बिल्कुल। पान वाले के बताए रास्ते पर अनीता और ड्रैकुला आगे बढ़ गए। अनीता के चेहरे पर उम्मीद वापस लौट आई थी और ड्रैकुला इस बात को नोटिस कर चुका था। देखा, मैंने कहा था ना कि तुम्हारी अप्रोच जरूर काम करेगी। अच्छा, और ये तुम्हें कैसे पता था? आई डोंट नो, बस पता था। आई नो कैसे? मिस्टर व्लाद, मेरे साथ रहते रहते लगता है कि तुम मुझे मुझसे बेटर जानने लगे हो। क्यों? नो, एक्चुअली। ओह माय गॉड, काउंट ड्रैकुला इज स्टैमरिंग। इस बार ड्रैकुला चुप रहा। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो ऐसे क्यों बिहेव कर गया था, लेकिन अनीता अभी उसको छोड़ने के मूड में नहीं थी। क्या हुआ व्लाद जी, चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं, वो मैं बस कुछ सोच रहा था। ड्रैकुला की आवाज से अनीता समझ गई कि वो थोड़ा अनईजी फील कर रहा है, इसीलिए अनीता ने टॉपिक चेंज कर दिया। वैसे तुमने अभी तक मेरे बहुत से क्वेश्चंस का आंसर नहीं दिया है। कौन से क्वेश्चंस? यही कि तुम रूट के केज के बाहर कैसे निकले, और दूसरा। लगता है हम पहुंच गए। अनीता के बात पूरी करने से पहले ही वो दोनों उस जगह पर पहुंच चुके थे। तो यही है कबीर चौरा। अब इस जगह में वो जगह कौन सी है जिसकी हमें तलाश है? व्लाद, क्या तुम्हें कुछ अजीब दिख रहा है? हाँ, यहाँ कुछ अजीब सी एनर्जीज तो है, लेकिन मुझे कुछ अजीब दिख नहीं रहा है। तभी बांसुरी की धुन ने अनीता का ध्यान खींचा। उसने देखा कि एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे एक आदमी बैठा हुआ था। उसके आसपास पुराने कागज से बिखरे हुए थे। व्लाद, वो देखो, वो कोई कवि लग रहा है। चलो उससे बात करते हैं। तुम्हें कैसे पता कि वो कवि है? बस लग रहा है। चलो ना, पूछने में क्या जाता है। अनीता ड्रैकुला को लगभग खींचते हुए उस आदमी के पास जा पहुंची। नमस्ते बाबा, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? एक बैल घास में छुपी है पत्थर के पीछे, एक सच हवा में उड़ता है पर मिट्टी के नीचे। क्रिप्टिक, क्या ये भी हमें कोई क्लू दे रहा है? क्या पता, हो सकता है कि ऐसे ही बड़बड़ा रहा हो। मैं फिर से पूछ कर देखती हूँ। बाबा, क्या यहाँ कोई कवि? इससे पहले कि अनीता अपना सवाल पूरा करती, उस आदमी ने अनीता का हाथ पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया। एक बैल घास में छुपी है पत्थर के पीछे, एक सच हवा में उड़ता है पर मिट्टी के नीचे। ये तो बार बार एक ही लाइन बोल रहा है। लगता है कोई मेंटल केस है। नहीं, तुम सही थे। इसके वर्ड्स में कुछ मिस्ट्री है। लेट मी सी। बेल घास में छुपी है पत्थर के पीछे। शायद ये किसी जगह की बात कर रहे हैं जो छुपी हुई है, एक ऐसे कोने में जो आसानी से दिखाई नहीं देता। और एक सच हवा में उड़ता है पर मिट्टी के नीचे का मतलब हो सकता है कि उस जगह का असली राज सिर्फ ध्यान से देखने पर ही समझ आएगा। शायद वो जगह उजाड़ है, लेकिन अंदर कुछ गहरा राज छुपा हुआ है। जैसे ही अनीता ने अपनी बात खत्म की, वो आदमी फिर से चिल्लाया। पूरब की धड़कन में एक दीवारों का साथ है, जहां हवा रुकती है वहां खुदाई का राज है। अनादर क्लू? रुको, इसको भी डिकोड करने की कोशिश करती हूँ। पूरब की धड़कन से वो हमें ईस्ट की तरफ ले जा रहे हैं। एक दीवारों का साथ मतलब एक पुरानी बिल्डिंग, क्योंकि दीवारों का साथ का मतलब 4 दीवारी ही होगा। और जहाँ हवा रुकती है का मतलब हो सकता है कि एक ऐसी जगह जो शांत हो, यहाँ तक कि जहाँ पर टाइम भी जैसे रुक गया हो। वो कहते हैं ना कि जहाँ तो कभी बैठ जाए वहाँ समय भी रुक जाता है। तो मतलब हमें ईस्ट में कोई हाउस देखना है। हाँ, लग तो वही रहा। दोनों जैसे ही चलने के लिए तैयार हुए, उस आदमी ने फिर तेज आवाज में एक शेर दोहा सुना दिया। छुपा है राज गहरे गिरती दीवारों की गहराई में, कहानियां दर्द की बसती है उस घर की ऊंचाई में। अब ये क्या है? शायद एक वार्निंग, हमें वहां जाने से रोकने के लिए। जैसे कि मैं डर जाऊंगा। चलो अनीता, हमें जल्द से जल्द इस रिडल को सॉल्व करना है। लेट्स गो। ड्रैकुला और अनीता
पूरब दिशा में बढ़ गए और वो आदमी फिर से बांसुरी बजाने लगा। कबीर चौरा के पूरब में एक वीरान और पुरानी हवेली उनका इंतजार कर रही थी। टूटी खिड़कियां और बेलों से घिरी दीवारें एक मनहूसियत भरी खामोशी की कहानी कह रही थी। तो ये है वो जगह, काफी डरावनी है। यहाँ आग लगाई गई है। तुम्हें कैसे पता? इसकी खिड़कियों को देखो, ये काला रंग नहीं कोयला है। आग लगने से लकड़ी जलकर कोयले जैसी हो गई है। यहाँ आखिर हुआ क्या था? पता नहीं, पर अंदर जाकर जरूर पता चल जाएगा। चलो अनीता। और इसी खामोशी के बीच ड्रैकुला और अनीता ने उस हवेली के अंदर जाने के लिए अपने कदम बढ़ा दिए। जहां न जाने कौन सा राज छुपा था, उधर काशी से काफी दूर एक आदमी न जाने कहां चलते ही जा रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और जिस्म पर खून की मोटी परत जमी हुई थी। वो बस चलता ही जा रहा था कि तभी उसे सामने से आते एक व्यापारी ने देख लिया। अरे कौन हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? उस व्यापारी को अपने सवाल का जवाब नहीं मिला। वो घायल आदमी उसकी ओर वैसे ही लपका जैसे कोई भूखा शेर अपने शिकार पर लपकता है। अरे क्या करे? नहीं नहीं अनीता और ड्रैकुला एक पहेली का पीछा करते करते काशी के कबीर चौरा के पास बनी एक सुनसान हवेली में घुस चुके थे। व्लाद, मुझे तो ये जगह बहुत अजीब लग रही है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि हम कुछ ज्यादा ही रिस्क ले रहे? रिस्क लेना तो तुम्हारी आदत है अनीता, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा हम यहाँ क्या ढूंढने आए हैं। पता तो मुझे भी नहीं है, लेकिन वो अघोरी हमें यहाँ लाना चाहता था, तो इसका सीधा सा मतलब है यहाँ हमारा सामना किसी न किसी खतरे से जरूर होगा। मुझे डर इस बात का नहीं है कि मेरे सामने कौन सा खतरा आएगा, मुझे तुम्हारी फिक्र है। ओह गॉड, उफ, ओके, वो सिर्फ एक क्रो था। वैसे तुम्हें मेरी इतनी फिक्र कब से होने लगी हैं, मिस्टर व्लाद? बोलो। वो मैं एक बार फिर ड्रैकुला बोलते बोलते रुक गया, मगर अनीता इस बार उसे छोड़ने के मूड में नहीं थी। नाना, चुप रहने से काम नहीं चलेगा। बताओ मुझे, बताओ। वो तुम पूछ रही थी ना कि मैं रोड के ट्रैप से बाहर कैसे निकला था। ड्रैकुला ने बात घुमाने की कोशिश की, मगर अनीता इसको समझ गई। वेरी स्मार्ट। तो मिस्टर व्लाद अब बात घुमाना की सीख गए। ऐसे करोगे तो तुम्हें मॉन्स्टर कौन मानेगा? ये स्मेल जैसे सड़ते हुए मांस और जलती हुई लकड़ी की बू एक साथ हो। क्या लगता है यहाँ पहले क्या होता था? आई डोंट नो। ये किसी पुराने यज्ञ स्थल की स्मेल हो सकती है या किसी भयानक घटना की निशानी। जो भी हो, यहाँ कुछ अच्छा नहीं हुआ। वो आवाज तुमने सुना? हाँ, कोई यहाँ है या कुछ। हाँ, चलो देखते हैं। इधर ड्रैकुला और अनीता हवेली के रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे थे। उधर ओमकार एक लंबी नींद के बाद अब जग रहा था। सूरज आसमान में काफी ऊपर चढ़ चुका था। ओमकार ने जैसे ही आंखें खोली, उसे इस बात का एहसास हो गया। अरे नहीं, लगता है मैं देर तक सोता रह गया। अब मुझे जल्द से जल्द अपने सफर पर आगे निकलना होगा। अरे मेरी तलवार कहाँ गई? कहीं मचान से नीचे तो नहीं फिर गिर गई। मुझे देखना चाहिए। ओमकार रस्सी के सहारे नीचे उतरा और इधर उधर देखने लगा। यहां तो कहीं नहीं दिख रही। अगर मचान से नीचे गिरती तो यहीं कहीं होती। कुछ हो गया है क्या ओमकारा? अरे गोवर्धन, तुम? हाँ, वो मेरी तलवार नहीं मिल रही। क्या तुमने? तुम्हारी तलवार मेरे पास है। भगवान का शुक्र है। क्या तुम मेरी तलवार ला दोगे? क्यों, तुम कहीं जा रहे हो क्या? अच्छा, जाने से पहले एक काम करो,
तुम्हारे पास जो संदेश है वो मुझे दे दो। संदेश? कौन सा संदेश? मैं तो बस एक मुसाफिर हूं। ओमकार को ध्यान ही नहीं रहा कि उसने गोवर्धन को अपने बारे में क्या कहानी सुनाई थी, और जैसे गोवर्धन उसकी इसी गलती का इंतजार कर रहा था। इतनी जल्दी भूल गए ओमकार? वैसे तुम्हारे चेहरे पर लिखा है कि तुम कोई दूत नहीं बल्कि एक जासूस हो। मुझे पहले से तुम पे शक था। काशी नरेश ने तो बहुत पहले साफ कर दिया था कि वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं लड़ेगा, फिर वो भला किसी को संदेश क्यों भेजेगा? फिर भी मैंने इंतजार किया ताकि तुम्हारी असलियत जान सकूं। और कल रात जब मैंने उस गद्दार, उस अंग्रेजों के पिल्ले को मारा, तब तुम्हारा चेहरा देखने लायक था। एक गद्दार की मौत देखकर कोई देशभक्त बुरा नहीं महसूस कर सकता है। तुम्हारी बेचैनी ने मेरा शक और गहरा कर दिया था। मैं इंसानियत में विश्वास रखता हूं गोवर्धन। सिर्फ इसलिए कि मैं मौत को देखकर बेचैन हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने देश से वफादार नहीं हूं। इंसानियत? ये जंग है ओमकार। यहां इंसानियत की जगह नहीं है। जो इंसानियत के लिए सोचता है वो अपना देश कभी आजाद नहीं करवाता। ओमकार ने बोलते बोलते अपने चारों तरफ देखा। उसे ये समझते देर नहीं लगी कि उस पर कई जोड़ी आंखें नजर रख रही थी। तुम्हारी सोच गलत है गोवर्धन। तुम्हारी देशभक्ति का तरीका सब पर लागू नहीं होता है। तुम चाहते तो उसे माफ भी कर सकते थे। हो सकता है वो दोबारा कभी अंग्रेजों की गुलामी करने के पहले 100 बार सोचता। माफ कर देता? इतिहास से ना सीखने वाले अक्सर इतिहास को दोहराते हैं ओमकार। तुम जानते हो ओमकार, महाराज पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार गौरी को माफ किया था, और अंत में क्या हुआ? उनके साथ साथ पूरे भारत ने सब कुछ खोया, राज्य, सम्मान और अपने लोग। तुम इस बात को क्यों नहीं समझते कि दुश्मन पर दया दिखाना अपनी हार की पहली सीढ़ी है? मैं तुमसे सहमत नहीं हूं गोवर्धन। पृथ्वीराज की कहानी आज भी लोगों के दिल में जिंदा है, और वो एक अमर योद्धा के रूप में याद किया जाता है। घोरी एक जालिम के रूप में याद किया जाता है। तुम्हारे तरीके से हम जीत कर भी अपना सब कुछ खो देंगे। ये दुनिया सिर्फ विजेता को प्रणाम करते हैं। हारने वाले की कहानी सिर्फ एक कहानी बनकर रह जाती है, और कहानियां बस सुनने में अच्छी लगती है। अंग्रेज हमारे दुश्मन हैं, उनका डरना जरूरी है, उनके दिल में डर बिठाना जरूरी है। लेकिन तुम उन्हें डराने के लिए खुद एक राक्षस बन गए हो। तुम्हारे इन कर्मों के भूत तुम्हें हमेशा सताएंगे। तुमने अपनी इंसानियत खो दी है गोवर्धन। इंसानियत की बात करते हो ओमकार? अगर तुम यहां हार गए तो क्या बचा रहेगा? तुम्हारे उसूल तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे। अंग्रेज तुम्हें कुचल कर चले जाएंगे। हो सकता है शायद हम हार जाएं, लेकिन अगर हम अपनी आत्मा के साथ सच्चे रहे तो फिर हम वापस लड़ने का हौसला रख पाएंगे। लेकिन तुम अपनी ही इंसानियत का गला घोंट चुके हो। अगर तुम हारे तो तुम्हारे पास लौटने के लिए कुछ नहीं बचेगा। ओमकार की वो बात सुनकर गोवर्धन थोड़ा रुक गया, लेकिन फिर उसने अपने आप को संभालते हुए बोलना शुरू किया। ओमकार, ये दुनिया हमेशा मजबूत लोगों को याद रखती है। तुम्हारी बातों से मैं इतना तो समझ गया हूं कि तुम कोई जासूस नहीं हो। मैं अब तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारी तलवार तुम्हें वापस कर दूंगा। लेकिन मेरी ये बात याद रखना, इंसानियत उस पर दिखाओ जो इंसानियत के काबिल हो। वो देश से, अपने लोगों से, अपनी संस्कृति से धोखा करे, गद्दारी करे, वो इंसानियत के लायक नहीं होता है। मैं जानता हूं मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा, लेकिन एक दिन तुम्हें समझ आएगा कि असली शक्ति दया और धैर्य में है। ओमकार ने देखा कि गोवर्धन ने अपने हाथों से एक इशारा किया और उसकी ओर ताने हुए सारे धनुष बाण नीचे हो गए। ओमकार की तलवार लाओ। एक बागी दौड़ते हुए ओमकार की तलवार लेकर आया और उसने वो गोवर्धन के हाथों में पकड़ा दी। ये लो ओमकार, लेकिन जाने से पहले सच तो बता दो कि तुम आखिर हो कौन और कहां जा रहे हो। शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूं। मेरा नाम ओमकार ही है और मैं एक तलाश पर निकला हूं। तलाश? कैसी तलाश? पता नहीं, बस इतना पता है कि मुझे एक ऐसी जगह की तलाश है जहां पत्थर भी प्रेम की कहानी कहते हैं। ओमकार की बात सुनते ही गोवर्धन की आंखें चौड़ी हो गई। ओमकार ने ये देखा और उसे ये समझते देर नहीं लगी
कि गोवर्धन को इस बारे में कुछ पता है। क्या तुम जानते हो ऐसी किसी जगह के बारे में? पत्थर भी प्रेम कहानी कहते हैं। कौन सी जगह? कहाँ है ये जगह? ऐसी तो एक ही जगह हो सकती है। तुम इसी रास्ते पर चलते जाना, एक दिन के सफर के बाद तुम्हें वो जगह दिख जाएगी। और अगर भटक जाओ तो किसी से भी पूछ लेना कि वीर लोरिक के प्रेम की निशानी कहाँ मिलेगी। वीर लोरिक? अपने जहन में वीर लोरिक का नाम लेकर ओमकार वहां से आगे बढ़ चला। उधर काशी में अनीता और ड्रैकुला अभी भी हवेली के रहस्य को समझने की कोशिश में लगे हुए थे। कुछ समझ नहीं आ रहा है, आखिर हम यहाँ कर क्या रहे हैं? क्या है ये भूता हवेली की सिग्निफिकेंस? सारी हवेली छान मारी मगर कुछ भी नहीं मिला। लगता है हम गलत जगह आ गए। शायद मैंने उस संस्कृत श्लोक का गलत इंटरप्रिटेशन किया है, या फिर उस पेड़ के नीचे बैठे हुए उस पागल कवि की बातों को इस पहेली से जोड़कर गलती कर दी। व्लाद, मुझे लगता है हमें चलना चाहिए। हम यहाँ बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। अनीता बुरी तरह फ्रस्ट्रेट थी क्योंकि 2 घंटे से ऊपर हो चुके थे, लेकिन उन्हें अभी तक कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे वो ये जान पाए कि अघोरनाथ ने उनको पहेली के जरिए यहाँ आने को क्यों कहा था। नहीं अनीता, मेरी गट फीलिंग कहती है कि तुम्हारी इंटरप्रिटेशन गलत नहीं थी। ना जाने क्यों मुझे यहाँ कुछ तो गड़बड़ फील हो रही है। शायद हमें और ध्यान से देखना चाहिए। मैं कह रही हूँ कि ये गलत जगह है, यहाँ कुछ भी नहीं है। उफ, वो क्या है? क्या है? अनीता की नजरें ड्रैकुला के पीछे वाली दीवार पर टिकी हुई थी। उसने हाथ उठाकर उंगली से उस दिशा में इशारा किया, जिसे देखकर ड्रैकुला तुरंत पलटा। क्या है यहाँ? कुछ भी तो नहीं है। ध्यान से देखो, वहाँ दीवार पर लगी राख की कालिक के बीच में हल्की सी रोशनी दिख रही है, जैसे कि कोई जलती हुई लकड़ी। हाँ, बहुत हल्की सी चिंगारी जैसी दिख रही है, पर उसमें हैरानी वाली क्या बात है? व्लाद, तुम इतना इंटेलिजेंट होकर ऐसी बात कर रहे हो? क्या डेटर में तुम्हारी सुपरनेचुरल पावर्स के साथ साथ तुम्हारी इंटेलिजेंस भी सोने चली जाती है क्या? ये हवेली ऑलरेडी जली हुई है, वो भी ना जाने कब से। तो फिर ये लकड़ी की दीवार अभी तक कैसे सुलग रही है? बोलते बोलते अनीता आगे बढ़ी और उसने उस दीवार पर लगी राख को एक कपड़े से झाड़ना शुरू कर दिया। अनीता ने अभी थोड़ी सी ही राख हटाई थी कि तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या? ध्यान से देखो, वहाँ दीवार पर लगी राख की कालिक के बीच में हल्की सी रोशनी दिख रही है, जैसे कि कोई जलती हुई लकड़ी। हाँ, बहुत हल्की सी चिंगारी जैसी दिख रही है, पर उसमें हैरानी वाली क्या बात है? व्लाद, तुम इतने इंटेलिजेंट होकर ऐसी बातें कर रहे हो? क्या डे टाइम में तुम्हारी सुपरनैचुरल पावर्स के साथ साथ तुम्हारी इंटेलिजेंस भी सोने चली जाती है क्या? ये हवेली ऑलरेडी जली हुई है, वो भी ना जाने कब से। तो फिर ये लकड़ी की दीवार अभी तक कैसे सुलग रही है? बोलते बोलते अनीता आगे बढ़ी और उसने उस दीवार पर लगी राख को एक कपड़े से झाड़ना शुरू कर दिया। अनीता ने अभी थोड़ी सी ही राख हटाई थी कि तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या? अनीता को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसके सामने सुलगती हुई लकड़ी की दीवार थी, मगर वो अचानक कुछ अलग ही कहानी कह रही थी। व्लाद, ये तो संस्कृत में कुछ लिखा है। देखो, ये शब्द ग्लो कर रहे हैं। ड्रैकुला धीरे से आगे बढ़ा। उसे भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने उस चमकते हुए शब्द को टच किया और ऐसा करते ही मानो दीवार जिंदा हो गई। ये क्या हो रहा है? ये शब्द दीवार से निकलकर बाहर आ रहे हैं। एक एक करके कमरे के चारों दीवारों से शब्द निकलकर बाहर आने लगे थे। वो जलते हुए अंगारों की तरह चमक रहे थे और हवा में तैर रहे थे। उधर अचानक कमरे में लगे दोनों दरवाजे तेजी से बंद हो गए। ये क्या हुआ? ये डोर्स कैसे बंद हो गए? ड्रैकुला तुरंत डोर्स की ओर बढ़ा और उन्हें खोलने की कोशिश करने लगा। ये तो लॉक हो गया है।
व्लाद, ये देखो। ड्रैकुला ने मुड़कर देखा और अनीता की तरह वो भी हैरान रह गया। वो अंगारे जैसे शब्द अब हवा में एक साथ आकर एक लाइन में जुड़ते जा रहे थे और देखते ही देखते उनके सामने 2 लाइंस लिखी हुई थी। ये तो संस्कृत का श्लोक है। ओह, फिर से संस्कृत। पढ़ो तो जरा, आखिर लिखा क्या है? एक बार यहाँ से निकल जाए, फिर मुझे तुम्हारी संस्कृत से चिढ़ वाली स्टोरी सुननी है। बता दूंगा, पहले इसको पढ़ो। ओके। अतीत मनवेशे स्मृति संस्मर या त्यक्त वानसी गंत सत्य संधानम शाप मोच मार्गदर्शनम। क्या मतलब है इसका? समझने दो। अतीता मनवेशया। ओके, हाँ, अब आ गया समझ में। ये श्लोक की पहली लाइन कह रही है कि अपने अतीत को तलाश करो और उस याद को याद करो जो तुमने कभी भुला दी थी, जैसे कोई भूली हुई बात या याद जो शायद अभी तक दिल के किसी कोने में छुपी हुई है। और दूसरी लाइन? इसका मतलब है जो अतीत की सच्चाई है उसका समाधान ढूंढो, वही तुम्हारे लिए श्राप से मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। तो ये श्लोक कह रहा है कि पुरानी यादों में ही कोई राज छुपा है। बिल्कुल सही। जो बात तुमने भुला दी है उसे याद करके सच का सामना करना होगा, तभी तुम आगे बढ़ पाओगे। पर कौन सी याद? अनीता और ड्रैकुला भी ये सोच ही रहे थे कि तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और हवेली के उस कमरे में एक अजीब सी रोशनी छा गई। एक परछाई धीरे धीरे सामने रूप लेने लगी और कुछ देर बाद उन दोनों के सामने हवा में तैरती हुई एक आदमी की आत्मा थी, जिसके एक हाथ में किताब और चेहरे पर उदासी थी। कवियों के इस जमघट में तुम दोनों का स्वागत है। यह हवेली एक शापित जगह है और इस श्राप को तोड़ने के लिए तुम्हें 5 पहेलियां सुलझानी होंगी। पहली पहेली तुम्हारे सामने है। तुम्हें इस हवेली को एक प्रेम स्मृति देनी होगी। प्रेम स्मृति? और तुम हो कौन? मैं कौन हूँ? कवियों के जमघट में भला कौन मिलेगा? कवि? और कौन? हाँ, मैं एक कवि हूँ। वो तो मैं समझ गई, लेकिन तुम यहाँ इस रूप में? आखिर हुआ क्या था इस हवेली में? यहाँ क्या हुआ था वो तुम्हें वक्त आने पर पता चल जाएगा, लेकिन उसके लिए तुम्हें पहेली के 5 चरण पार करने होंगे। 5 सरक है ना? तो सुना दूं अपनी एक प्रेम स्मृति इस हवेली की दीवारों को और तोड़ दो पहला चक्रव्यूह। लेकिन मेरे पास ऐसी कोई याद नहीं है। मैंने कभी किसी से प्यार ही नहीं किया सिवाय अपने जुनून के। तो मैं कैसे सुनाऊं कोई प्रेम स्मृति? तुमने प्रेम नहीं किया, पर इसने तो किया होगा ना। तुम ही सुना दो कोई प्रेम स्मृति। ये सब बेकार की बातें हैं। मुझे यहाँ से बाहर निकलने के लिए तुम्हारे फालतू के गेम्स नहीं खेलने हैं। चलो अनीता, मैं इस डोर को तोड़ने जा रहा हूँ। ड्रैकुला गुस्से में डोर की ओर गया और उसने अपनी ताकत से उसे तोड़ने की कोशिश की। ये ऐसे नहीं खुलेगा। I will kick this down. ड्रैकुला ने कई बार डोर पर लात मारी, लेकिन वो एकदम मजबूत था और अपनी पूरी पावर लगाने के बाद भी सफलता नहीं मिलने से ड्रैकुला का गुस्सा दीवारों पर निकलने लगा। व्यर्थ है ये जद्दोजहद, यहां से निकल नहीं पाओगे। रास्ता है सिर्फ एक, प्रेम का। जब तुम अपनी प्रेम कहानी सुनाओगे। उस भूत की बात सुनकर अनीता आगे बढ़ी और उसने ड्रैकुला का हाथ पकड़ लिया। व्लाद, कंट्रोल। हम ऐसे नहीं निकल पाएंगे। हमें वो करना ही होगा जो ये कह रहा है। सही कहा लड़की ने। जब तक तुम दोनों में से कोई एक प्रेम स्मृति इस हवेली के साथ साझा नहीं करेगा, तुम यहां से निकल नहीं सकते। अनीता ड्रैकुला के और करीब आ गई। उसने उसकी आंखों में देखा और उसे समझाने लगी। बात मानो व्लाद, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या तुम्हारी ऐसी कोई याद नहीं है प्रेम से रिलेटेड? नहीं, मैं नहीं याद करना चाहता। ड्रैकुला की आवाज में दर्द था। अनीता ने इस दर्द की उम्मीद नहीं की थी।
मगर उसने ड्रैकुला का हाथ और जोर से पकड़ लिया। व्लाद, खुद पर कंट्रोल करो। देखो, तुम्हें ये करना ही होगा। मैं समझ रही हूँ कि तुम उस याद को याद नहीं करना चाहते हो, पर इस समय यही एक रास्ता है। ड्रैकुला की सांसें तेज चल रही थी। हर एक लंबे सांस के साथ उसकी तड़प बढ़ रही थी। अनीता उसकी आंखों में दर्द को महसूस कर सकती थी और वो लगातार ड्रैकुला की आंखों में देखे जा रही थी। व्लाद, प्लीज कंट्रोल करो। तुम ये कर सकते हो। आई नो इट। मुझे तुम पर भरोसा है। हाँ, है मेरे पास ऐसी मेमोरीज। एक वक्त था जब मैं भी इंसान था, जब मुझे भी प्यार हुआ था। एक वक्त था जब मेरे दिल में भी किसी ने अपनी जगह बनाई थी। ड्रैकुला ने अनीता की ओर देखा। उसकी आवाज थोड़ी भारी हो चुकी थी, जैसे एक पुरानी कहानी याद करते हुए किसी का गला रुंध जाता है। करीब 400 साल पहले, जब मैं फ्लैट द इम्पालर के रूप में जाना जाता था, एक क्रूवल वारलॉर्ड जो सिर्फ मौत और तबाही लाता था। लेकिन उस दिन जब मैंने उसको पहली बार देखा, मैं उस दिन अपने किंगडम के एक छोटे से टाउन की मार्केट में गया था। मैंने भेष बदल रखा था ताकि लोग मुझे पहचान ना पाए। वही एक गली में मैंने उसको देखा। उसके बाल सूरज की रोशनी की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखों में मुझे अपने लिए वही अट्रैक्शन दिख रहा था जो मुझे उसने मेरे दिल को ऐसे छुआ था जैसे कभी किसी ने नहीं किया था। एक रात जब हम दोनों पहाड़ी के नीचे बैठे हुए मून देख रहे थे, तब मैंने उसे अपनी रियलिटी बताई। वो तब तक मुझे बस एक आम इंसान समझ रही थी, लेकिन उस रात मैंने उसे बताया कि मैं कौन हूं। उसे बताते हुए मैं डर रहा था क्योंकि मेरी इमेज एक क्रूअल इंसान की थी, लेकिन उसने मेरे अंधेरों के बीच उस रोशनी को देख लिया था जिसे हम लव कहते हैं। उस रात उसने कहा था, व्लाद, दुनिया तुमसे डरती होगी, लेकिन मैं जानती हूं कि तुम क्या हो। मैं जानती हूं कि तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे। बोलते बोलते ड्रैकुला अचानक रुक गया। उसने अनीता की ओर देखा और उसे वो पल याद आने लगा जब अनीता से उसकी मुलाकात हुई थी। चुप क्यों हो गए व्लाद? बहुत प्यार करता था उसे मैं, लेकिन ड्रैकुला से आगे बोलते नहीं बना और अनीता ने एक ऐसा नजारा देखा जिस पर उसे यकीन ही नहीं हुआ। व्लाद, तुम्हारी आंखों में आंसू? ड्रैकुला की आंखों से आंसुओं की बूंदें टपक रही थी। अनीता ने हाथ बढ़ाकर उसके आंसू को पोंछ दिया। जानते हो व्लाद, आज एक बात साबित हो गई। तुम हमेशा कहते रहते हो ना कि तुम एक मॉन्स्टर हो। व्लाद, मॉन्स्टर्स डोंट क्राई। यस व्लाद, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो, बिल्कुल भी नहीं हो। नहीं अनीता, तुम गलत हो। जो काम मैंने किया है वो कोई इंसान नहीं कर सकता। नो व्लाद, मैं जानती हूं तुम नहीं मानोगे, लेकिन तुम्हारे अंधेरों में रोशनी दिखती है मुझे। यू आर नॉट अ मॉन्स्टर व्लाद, नॉट एट ऑल। ड्रैकुला और अनीता दोनों एक दूसरे को देखते हुए स्टिल हो गए थे। तभी उस भूत की आवाज गूंज उठी। टूट चुका है पहला घेरा, दो जिस्मों को इश्क ने घेरा, पर अब आगे बढ़ना होगा क्योंकि वक्त किसी के लिए ना ठहरा। 4 लाइन की कविता खत्म होते ही हवा में तैर रहे वो शब्द भी गायब हो गए और वो भूत भी। देखते ही देखते उस कमरे का रंग बदलने लगा। जली हुई दीवारों की जगह नई चमकती दीवारों ने ले ली और कुछ ही देर में वो कमरा बिल्कुल ऐसा लगने लगा जैसे कि वहां कभी कोई आग लगी ही नहीं थी। और फिर एक दरवाजा अपने आप खुल गया। पहली पहेली तो सुलझ गई, अब आगे चले? और ऑप्शन ही क्या है? और दोनों उस खुले दरवाजे से होते हुए अगले रूम में बढ़ चले, जहां एक और पहेली उनका इंतजार कर रही थी। अघोरनाथ से मिले संदेश का पीछा करते हुए
ड्रैकुला और अनीता काशी की एक ऐसी हवेली में आ चुके थे जो बाहर से दिखने पर तो टूटी फूटी लगती थी, लेकिन जिसके अंदर न जाने कितने ही राज दफन थे। इस हवेली में कभी कवियों का जमघट लगता था, लेकिन आज यह हवेली कविताओं में रची बसी पहेलियों का एक तिल्स्म बन चुकी थी, जिसे तोड़ने के लिए ड्रैकुला और अनीता आगे बढ़ रहे थे। व्लाद, एक बात सच सच बताना, तुम मेरी सेफ्टी की इतनी चिंता क्यों करते हो? कहीं इसीलिए तो नहीं कि मेरा मिडिल नेम एलिजाबेथ है? अनीता का सवाल सुनकर ड्रैकुला थोड़ी देर चुप रहा और फिर उसने बात घुमा दी। आई हेट दिस प्लेस। तुम्हारी कंट्री में इतना सब कुछ वियर्ड मिल रहा है जिसकी मैंने एक्सपेक्टेशन भी नहीं की थी। रियली स्मार्ट मिस्टर व्लाद, तुम्हें तो बात चेंज करना भी आ गया है। वैसे एक बात बोलूं, मेरे देश के हर कोने में एक न एक रहस्य छुपा है, ये तो सच है। लेकिन वो रहस्य इतने कॉम्प्लिकेटेड होंगे, ये मुझे तुमसे मिलने के बाद ही रियलाइज हुआ है। रुको, वो आवाज कैसी? दोनों को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उनके सामने न जाने कहां से एक बड़ा सा मिरर प्रकट हो गया था। मिरर? अब ये क्या है? स्टाइल से तो ये किसी म्यूजियम के आर्टिफैक्ट जैसा लगता है, पर मुझे शक है ये एक आम मिरर नहीं होगा। और इससे पहले कि वो दोनों कुछ समझ पाते, उनके सामने एक और भूत प्रकट हो गया था। सपनों के दरवाजे खुले हैं यहाँ, पर उत्तर मिलेगा केवल सत्य है जहाँ। ये कौन है? एक और भूत? लगता है ये इस मिरर मिस्ट्री का गाइड है। ये सच का दर्पण है जिसमें तुम्हारे अतीत के सब पाप जिंदा है। जो चेहरे तुम्हारे हाथों से मिट गए वो सब तुम्हें यहाँ दिखाई देंगे व्लाद। लेकिन अगला कदम तुम्हारे हाथ में है। तुम्हें अपने अंदर छिपे एक गहरे सच का सामना करना होगा, एक ऐसा सच जो तुमने खुद से भी छुपाया है। ये क्या बोल रहा है व्लाद? I have no idea, लेकिन जो भी है मुझे नहीं लगता कि हम बिना इसको फेस किए आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन फिर बात ये उठी कि आखिर किस सच को छुपाया है तुमने? 400 साल के लाइफ स्पैन में ऐसी मेमोरी को ढूंढना बहुत डिफिकल्ट होगा। सही कहा तुमने, आसान नहीं होगा, पर यह जरूरी है। तुम्हारे पाप तुम्हारे रात के सपनों की तरह सामने आएंगे। देखो और सच का सामना करो। ड्रैकुला आगे बढ़ा और उस शीशे के सामने खड़ा हो गया। ऐसा करते ही उस मिरर में मानो एक स्लाइड शो शुरू हो गया। एक एक करके मिरर में ड्रैकुला के हाथों मारे गए लोग नजर आ रहे थे। मिरर में स्लाइड शो तेजी से चलता ही जा रहा था। एक के बाद एक चेहरे आ रहे थे और जा रहे थे। ये सब लोग कौन हैं? ये व्लाद के अतीत के गहरे जख्म है ड्रैकुला। ये वो लोग हैं जो उसके गुस्से, लालच और प्यास का शिकार बने। देखो, व्लादिस्लाव ऑफ वलाचिया, एलेनोर ऑफ एक्विटेन, चार्ल्स ऑफ बर्गंडी। व्लाडस्लेव, एलेनोर, वो सब जो मेरे राह में आए उन्हें मुझे खत्म करना पड़ा। ताकत की राह पर लाशों से गुजरना पड़ा है। हाँ, ये सच है कि इन्हें मैंने मारा था। लो, हो गया सच का सामना। क्या अब ये खेल खत्म कर सकते हो? नहीं व्लाद, ये सिर्फ शुरुआत है। यह आईना तुम्हें वही सच दिखाएगा जिसका बोझ तुम अब तक उठा रहे हो। तुम्हें अपना आखिरी सच स्वीकार करना होगा। ड्रैकुला बोरियत के साथ उस इमेजेस को देख रहा था, लेकिन तभी वो शॉक्ड रह गया। एलिजाबेथ? ये एलिजाबेथ है, तुम्हारी वाइफ? एलिजाबेथ? पर क्यों? अनीता ने नोटिस किया कि एलिजाबेथ को देखकर ड्रैकुला हैरान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उधर स्लाइड शो अब रुक चुका था। मिरर में अब बस एलिजाबेथ की इमेज दिख रही थी और फिर अचानक वो बोल पड़ी। व्लाद, क्यों किया तुमने ऐसा? एलिजाबेथ? तुमने मुझे क्यों मारा व्लाद? क्यों? मैंने तुम्हें मारा? ये तुम क्या बोल रही हो लिज़ी? सच कह रही हूँ व्लाद, तुमने मुझे मारा था।
तुम्हारे गुस्से ने, तुम्हारी प्यास ने मुझे खत्म कर दिया। नहीं, ये झूठ है। क्या बकवास कर रहा है ये मिरर? गुस्से में ड्रैकुला आगे बढ़ा और उसने मिरर पर जोर से पंच मारा। कांच टूटा, लेकिन अगले ही पल वापस जुड़ गया। व्लाद, आज तुम्हें सच बोलना पड़ेगा। तुम्हें ये चैलेंज पार करना है तो अपने अंदर के सच को स्वीकार करो। तुम ही हो मेरी मौत की वजह। कर्माणं फलं शीघ्रं वा परोक्षं यदा भवेत् प्रत्येकं यस्मात् जगति स्वयं छायं प्रवर्तते चिन्तयित्वा प्रत्येकं कर्माणं पन्थः विविच्यताम् अदृश्यः मार्गः अपि अस्माकं शृणं लिखितम्। ड्रैकुला का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तभी अनीता अचानक उसके सामने आकर खड़ी हो गई। काम डाउन व्लाद, प्लीज काम डाउन। मैं हूं ना, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। हम मिलकर इन पहेलियों को सुलझाते आए हैं। अनीता, मैंने एलिजाबेथ को नहीं मारा। आई डिडंट किल माय लिज़ी। मेरे एनिमीज ने मारा था उसे। मैं समझ रही हूँ व्लाद, जस्ट टेक काम। गुस्से को कंट्रोल करो। मैं इस संस्कृत पोएम को डिकोड करती हूँ। ड्रैकुला बस उस मिरर में एलिजाबेथ की इमेज को देखे ही जा रहा था। उधर अनीता उस भूत द्वारा बोली गई कविता को समझने की कोशिश में लग गई। ओके, समझ गई। व्लाद, ये कविता हमें हमारे एक्ट्स और एक्शंस को समझाती है। ये कहती है कि हमारे एक्शंस का रिजल्ट चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, हम तक जरूर पहुंचेगा। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आया अनीता। मुझे बस ये बताओ कि एलिजाबेथ ये क्यों बोल रही है कि मैंने उसे मारा? हमारे हर एक्शन के कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं और वो दो तरह के होते हैं, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। जैसे जब तुम पानी में पत्थर फेंकते हो तो डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस में पानी में रिपल्स पड़ते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट में पानी के अंदर तैरती फिशेस भी डिस्टर्ब होती हैं, एंड सो ऑन। इसीलिए ये कविता कहती है कि हर कदम उठाने से पहले उसके हर कॉन्सिक्वेंस के बारे में सोचना जरूरी है, क्योंकि कॉन्सिक्वेंसेस चाहे डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही बनती है। बट इसका एलिजाबेथ की डेथ से क्या लेना देना? उसको तो मेरे किसी एनिमी ने मारा था। वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा पाया तो उसने मेरी लिज़ी को टारगेट किया। फिर एलिजाबेथ की ये इमेज ये क्यों बोल रही है कि मैंने अपनी लिज़ी को मारा? शायद मुझे समझ आ गया है कि ये ऐसा क्यों बोल रही हैं, लेकिन इस पहेली को सॉल्व करने के लिए तुम्हें खुद इस सच को समझना होगा और सच का सामना करना होगा व्लाद, और मुझे पता है तुम ऐसा कर सकते हो। अनीता की बात सुनकर व्लाड गहरी सोच में डूब गया। वो अब तक हुई हर बात का एनालिसिस कर रहा था और फिर वो वापस उस मिरर की ओर बढ़ा। एलिजाबेथ, माय लिज़ी। व्लाद, मैंने तुम्हें नहीं मारा लिज़ी, मेरे दुश्मनों ने मारा था तुम्हें। तुम्हारे दुश्मन? और क्यों थे वो तुम्हारे दुश्मन व्लाद? क्योंकि मैंने उन पर जुल्म किए थे। मैंने पावर के लिए सब बाउंड्रीज क्रॉस कर दी थी। मुझे मजा आता था अपने दुश्मनों को कुचलने में। मुझे उस समय बस एक चीज दिखती थी, ताकत, पावर। मैंने ना जाने कितनी वॉर्स लड़ी, मगर मैंने कभी अपने दुश्मनों को माफ नहीं किया। नाज़ी वर्ड वॉज नॉट फाउंड इन माई डिक्शनरी। मुझे अच्छा लगता था जब लोग मेरा नाम सुनकर कांपते थे। व्लाड द इम्पालर, ये टाइटल सुनकर मुझे सुकून मिलता था। पहले मैं लड़ता था अपने अस्तित्व को बचाने के लिए, और फिर मैं लड़ने लगा अपनी भूख मिटाने के लिए। तुम सही हो लिज़ी, मैंने ही मारा है तुम्हें। मेरे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस ने ही मारा है तुम्हें। इस सच से मैं चाहे जितना भी दूर भाग लूं, ये सच नहीं बदलेगा। आई एम सॉरी लिज़ी, आई एम सो सॉरी माय बिलव्ड, आई एम सॉरी। ड्रैकुला की आंखों से हल्के हल्के आंसू गिर रहे थे। उधर मिरर में मौजूद एलिजाबेथ के इमेज के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान खेल रही थी। व्लाद, आज तुमने एक बड़े सच का सामना किया है। यू हैव स्टेप्ड ऑन टू द पाथ ऑफ रिडेम्पशन। लेकिन याद रखना, तुम्हारे पाप हमेशा तुम पर भारी पड़ेंगे। तुम्हारी राह बिल्कुल भी आसान नहीं हो, पर मुझे यकीन है कि एट द एंड तुम जीत जाओगे। जाओ व्लाद, ड्रैकुला की कहानी को खत्म करो।
और फिर अचानक से वो मिरर वैसे ही गायब हो गया जैसे वो प्रकट हुआ था। व्लाद, तुमने कर दिखाया। और वो देखो, वो सामने का दरवाजा भी खुल गया है। आई होप ये एग्जिट होगा, क्योंकि मैं तो इन पहेलियों से थक गई हूँ। ड्रैकुला ने अनीता के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। वो न जाने किस सोच में डूबा हुआ था और उसके कदम अपने आप उस खुले दरवाजे की ओर बढ़ गए। इधर ड्रैकुला और अनीता ने उस हवेली की एक और पहेली सुलझा ली थी। उधर कहीं दूर एक चर्च के दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। ओह गॉड, इस अनगॉडली आवर में कौन आ गया? व्हाट न्यूसेंस! ऐसा लगता है जैसे डोर तोड़ देगा। आई एम कमिंग! आई वंडर हु इज इट? आई एम हियर! स्टॉप बैंगिंग! डगलस, यू? कवियों की उस हवेली में घुसने के बाद ड्रैकुला और अनीता अब तक 2 पहेलियों को सुलझा चुके थे। उन दोनों पहेलियों ने अनीता के सामने ड्रैकुला के अतीत से जुड़े कुछ राज खोले थे, जिनके बारे में ड्रैकुला बात करना पसंद नहीं करता था। लेकिन ड्रैकुला इस बात से हैरान था कि उसे अतीत की उन यादों को जानने के बाद भी अनीता उसके साथ थी। अनीता। हाँ व्लाद, बोलो। ड्रैकुला कुछ पूछना चाहता था, लेकिन वो आगे न बोल सका। क्या हो गया? तुम कुछ कह रहे थे? कुछ नहीं, वो बस। ड्रैकुला की आवाज में एक झिझक थी जिसे अनीता तुरंत भांप गई। क्या हुआ व्लाद? तुम इस तरह हेजिटेट मत करो। तुम्हारी पर्सनालिटी को ये सब बिल्कुल सूट नहीं करता है। जस्ट आस्क व्हाट यू वांटेड टू आस्क, ओके? ड्रैकुला ने बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन अगले ही पल वो रुक गया, क्योंकि वो दोनों अब एक गार्डन में पहुंच चुके थे। हे महादेव! व्लाद, इस जगह को तो देखो। कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि इस आग में जल चुकी हवेली के खंडर के बीचों बीच एक छोटा सा गार्डन भी है। बस थोड़ी क्लीनिंग मांग रहा है, या शायद थोड़ी ज्यादा, जरूरत से ज्यादा। अनीता को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उस हवेली के बीचों बीच एक छोटा सा गार्डन था और उसमें अभी तक हरियाली बाकी थी। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? इस गार्डन में चारों तरफ की दीवारों को देखो, सब जली हुई हैं, बट गार्डन में तो आग का कोई निशान ही नहीं दिख रहा है। मुझे लगता है कि यह हवेली बहुत पहले जल गई थी। विद द टाइम इस एरिया में पेड़ पौधे ग्रो कर गए होंगे। ऊपर देखो, इस एरिया की रूफ अलग है। हाँ, रूफ जालीदार है जिससे मूनलाइट अंदर आ रही है। एक मिनट, मूनलाइट? हम दोनों को कितना टाइम हो गया यहाँ आए हुए? रात भी हो गई और पता भी नहीं चला। अनीता, ये कोई नॉर्मल प्लेस नहीं है। यहाँ टाइम अलग स्पीड से चल रहा है। मुझे नहीं लगता कि हमें अंदर आए हुए इतना टाइम हुआ है, बट इस जगह में बहुत कुछ वियर्ड है। मैं पहले इसी जगह के बारे में सुन चुका हूँ। इट्स अ काइंड ऑफ मिस्टिकल ट्रैप। वो तुम्हारे लैंग्वेज में क्या बोलते हैं उसको? तिलिस्म? यस, तिलिस्म। हम एक तिलिस्म के अंदर है और तिलिस्म का पहला रूल यही होता है कि एक बार अंदर आने के बाद हम तभी आगे बढ़ सकते हैं जब उस तिलिस्म को एंड तक तोड़ते। और एक बात, इस तिलिस्म को शायद मेरे लिए ही बनाया गया है। ये तुम कैसे कह सकते हो? अभी तक के 2 चैलेंजेस को देखकर दोनों ही बार इस तिलिस्म ने मुझे चैलेंज किया है, तुम्हें नहीं। अगर तुम चाहोगी तो ये तिलिस्म तुम्हें बाहर जाने देगा। आई थिंक तुम्हें बाहर चले जाना चाहिए, बिकॉज आगे ना जाने किस खतरे का सामना करना पड़े। ड्रैकुला की वो बात अनीता को अच्छी नहीं लगी और वो तेज कदमों से आगे बढ़कर ड्रैकुला के सामने खड़ी हो गई। तुम अपने आप को समझते क्या हो व्लाद? तुम मेरे सोल को रेस्क्यू करने उस हैंगमैन की दुनिया में चले आए थे, जहाँ तुम्हारे पावर्स तक काम नहीं करते थे, और तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊं? वो भी ऐसी जगह जहाँ तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी बार बार। एक बात बताओ मिस्टर व्लाद, मैं चली जाऊंगी तो इन संस्कृत कविताओं का ट्रांसलेशन कौन करेगा? तुम तो किसी संस्कृत जानने वाले को काट कर भी संस्कृत समझ नहीं पाते हो। वैसे कौन था वो संस्कृत का आचार्य जिसे तुमने काटा था? ड्रैकुला अनीता का गुस्सा देखकर चुप रह गया। वो बस अनीता की ओर देखे जा रहा था। वो समझ गया था कि अनीता उसका साथ छोड़कर किसी भी सूरत में नहीं जाएगी।
वो कोई आचार्य नहीं था, वो एक क्रूर इंसान था। उसने तुम्हारे देश के लोगों को बहुत टॉर्चर किया था, लेकिन उसने यहाँ पर राज करने से पहले संस्कृत भी सीखी थी। पता नहीं, पर शायद तुम्हें उसका नाम नहीं पता होगा, क्योंकि ये आज से करीब 100 साल पहले की बात है। उसका खून पीते समय मैंने उसकी यादों में ऐसे ऐसे मंजर देखे थे जो उसकी जुल्म की कहानी कह रहे थे, और उसका खून पीने की वजह से ही मेरा इंटरेस्ट यहाँ आने का हुआ था। हैं? तुम किसकी बात कर रहे हो? रॉबर्ट क्लाइव। व्हाट? रॉबर्ट क्लाइव? मैंने पढ़ा है उसके बारे में। बैटल ऑफ प्लासी में नवाब सूरज-उद-दौला को हराकर भारत पर ब्रिटिश डोमिनेंस की नींव डालने वाला वही था। आज जो ब्रिटिशर्स हमारे देश में राज कर रहे हैं, उसकी शुरुआत उसी ने की थी। माय मदर कॉल्स हिम अ विलन, ऑल्दो वो खुद ब्रिटिश है। लेकिन वो कहती है कि रॉबर्ट क्लाइव की वजह से यहाँ के लोग कभी भी ब्रिटिशर्स को प्यार और रिस्पेक्ट से नहीं देख पाएंगे। वो सच में बहुत बुरा इंसान था, अ डेविल, पर मेरे लिए वो बस मेरी भूख मिटाने का एक साधन था। पर तुमने उसका शिकार सिर्फ इसी वजह से तो नहीं किया होगा, कोई और वजह भी रही होगी। तुम सही कह रही हो, वजह थी। और वो वजह क्या थी? वही वजह जिसके चलते मैं यहाँ आया हूँ। रॉबर्ट क्लाइव लंदन वापस जाने के बाद ऑकल्ट साइंसेस में डील करने लगा था। उसके क्लोज सर्कल के लोग बताते थे कि वो भारत से ह्यूमन सैक्रिफाइसेस, न्यूक्रोमेंसी और इसी तरह की ऑकल्ट प्रैक्टिसेस सीख कर आया था। अपनी खोज में भटकते भटकते मैं उससे जा टकराया। उसने मुझे ट्रैप करने की कोशिश की, लेकिन वो मेरे पावर्स को पूरी तरह समझ नहीं पाया था। He tried to hunt me, but the hunter became the hunted. और एक रात मैंने उसे उसी के घर में अपना शिकार बना लिया। अनीता को अभी भी ड्रैकुला की बात पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन तभी उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। ओह नो, मुझे जस्ट अभी याद आया। मेरी मदर ने जब मुझे रॉबर्ट क्लाइव के बारे में बताया था तो मैंने उसके बारे में और पता करने की कोशिश की थी, और फिर दिल्ली में आई मेट अ मैन जिसने मुझे क्लाइव के बारे में बताया था। हिज डेथ वॉज मिस्टीरियस। रूमर वॉज कि वो ओपियम एडिक्ट था और उसी के नशे में उसने एक्सीडेंटली अपनी गर्दन की नस काट ली थी अपने ही पेन नाइफ से, या ऐसा ही कुछ। पेन नाइफ नहीं, पेन। लोगों ने मेरे बाइट मार्क को पेन का निशान बता दिया। कुछ लोग नहीं चाहते थे कि क्लाइव के डेथ का सच कभी भी सामने आए, और वो लोग आज भी मेरा पीछा कर रहे होंगे। कौन लोग? तुम किनकी बात कर रहे हो? थ्रूआउट द हिस्ट्री ऐसे बहुत सी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस रही है जिन्होंने दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश की है। इनके नाम विद द टाइम बदलते गए ताकि ये अपनी पहचान को हाइड करके रख सके। कभी ये नाइट्स टेम्पलर कहलाते थे, तो कभी ऑर्डर ऑफ सेराफिम, ब्रदरहुड ऑफ ग्रेल, द ऑर्डर ऑफ ब्लैक क्रॉस, द इल्यूमिनेटेड एपोस्टल्स एंड सो ऑन। रॉबर्ट क्लाइव इसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक हाई फंक्शनरी था। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे कंट्री में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ एक सिंपल सा कोलोनाइजेशन का इशू है? नहीं अनीता, भारत यानी तुम्हारा कंट्री वो आखिरी सिटाडेल है जहां फ्रीडम सच में एग्जिस्ट करता है। मतलब? मैंने जितना भी समय तुम्हारे देश में स्पेंड किया है, मैंने एक चीज बहुत क्लियरली देखी है। यहाँ हर कोई अपने हिसाब से जीता है। एक सोसाइटल फ्रेमवर्क में रहकर भी लोग अपने हिसाब से रहते हैं। यहाँ हर ट्राइब, हर कम्युनिटी के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस है, और जिन ऑर्गेनाइजेशंस की बात मैं कर रहा हूँ वो पूरी दुनिया को एक यूनिफॉर्म सेट ऑफ रूल्स से गवर्न करना चाहते हैं, और भारत उनके इस मिशन की राह में पड़ी सबसे बड़ी रुकावट है। तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है व्लाद? मतलब इतनी डिटेल में? अनीता का सवाल सुनकर ड्रैकुला की आंखें सिकुड़ गई। ऐसा लगा मानो वो किसी गहरी सोच में डूब गया हो, और फिर उसने एक गहरी सांस ली। मैं ये सब इसलिए जानता हूँ क्योंकि कभी मैं भी इसी सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का एक सोल्जर था। उसी समय वो अपने आप को द ऑर्डर ऑफ ब्लैक क्रॉस कहते थे। ओह, मैं समझ गई। वैसे आजकल क्या नाम है सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन का? रॉबर्ट क्लाइव के डेथ के बाद वो जान गए थे कि मुझे उनके बारे में पता चल गया है। आई थिंक ये 1774 की बात है। 1-2 साल तक वो सब अंडरग्राउंड हो गए थे, लेकिन जितना मुझे पता है वो अब फिर से एक्टिव हो चुके हैं। इस समय उस ऑर्गेनाइजेशन के हाई फंक्शनरीज कौन कौन है ये मुझे नहीं पता, और ना मुझे पता करना है। मैं बस अब इस एग्जिस्टेंस से आजाद होना चाहता हूँ। और मैं तुम्हें इस कर्स्ड एग्जिस्टेंस से आजाद करवा के रहूंगी।
पर तुमने मुझे अभी तक उस ऑर्गेनाइजेशन का लेटेस्ट नाम नहीं बताया है। ओह हाँ, वेल जो लास्ट नाम मेरे कानों में पड़ा था वो था इल्यूमिनाटी। इल्यूमिनाटी? मानना पड़ेगा व्लाद, तुम्हारी लाइफ बहुत एडवेंचरस रही है तुम्हारे कारण। बोलते बोलते अनीता चुप हो गई। उसके चेहरे के भाव बदल चुके थे। क्या हुआ अनीता, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ गड़बड़ है व्लाद। मुझे ऐसे लगा जैसे कि गार्डन में जस्ट अभी कुछ मूवमेंट हुई, या शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। हम एक तिलिस्म में हैं अनीता, यहाँ वहम जैसा कुछ भी नहीं। अभी ड्रैकुला ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अनीता जोर से चीख पड़ी। वो देखो व्लाद! अनीता और ड्रैकुला की ओर एक और खतरा बढ़ चुका था। उधर वहां से काफी दूर फादर डिसूजा अचानक आए एक मेहमान से बात कर रहे थे। ये लो डगलस, असैम टी। ये डिकॉक्शन रियली बहुत सूदिंग है। एंड लुकिंग एट यू आई फील यू रियली नीड इट। थैंक यू फादर। तुम्हारे थ्रोट को क्या हुआ? तुम्हारी वॉइस काफी चेंज लग रही है। कुछ नहीं फादर, आई थिंक बस थोड़ी सी फटीग है। बट तुम यहाँ अचानक यहाँ कैसे आए? मुझे तो लगा कि तुम जौनपुर के पास मारे गए हो। एक्चुअली गोमती रिवर के बैंक पर एक ब्रिटिश हॉर्स राइडर को तुम्हारा कैंप मिला। इट वॉज लिटर्ड विद डेड बॉडीज एंड ब्लड। जब मुझे पता चला तो मैं समझ गया था कि ये ड्रैकुला का काम है। द स्केल ऑफ मैसेकर वॉज सिंपली इनह्यूमन। मैंने तुरंत अपने सोर्सेस को एक्टिवेट करके उस अटैक को वहां के ट्राइबल रेवोल्यूशनरीज पर पिन कर दिया। एज फार एज ऑफिशियल न्यूज इज कंफर्म्ड, वो मैसेकर बांके चमार नाम के एक ट्राइबल वॉरलॉर्ड ने किया था। बट तुम्हारी बॉडी वहां नहीं थी। सबका कहना था कि तुम भी मारे गए हो, बट समहाउ आई वॉज नॉट श्योर। अब तुम बताओ, आखिर हुआ क्या था? क्या हुआ ये इम्पोर्टेंट नहीं है फादर, क्या होगा ये इम्पोर्टेंट है। ड्रैकुला को अब मैं चर्च के लिए हंट नहीं करूंगा। नाउ इट इज पर्सनल एंड आई विल हंट हिम टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। क्या हुआ अनीता, तुम चुप क्यों हो गई? कुछ गड़बड़ है व्लाद। मुझे ऐसे लगा जैसे कि गार्डन में जस्ट अभी कुछ मूवमेंट हुई, या शायद मुझे कोई वहम हुआ होगा। हम एक तिलिस्म में हैं अनीता, यहाँ वहम जैसा कुछ भी नहीं। अभी ड्रैकुला ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि अनीता जोर से चीख पड़ी। वो देखो व्लाद! अनीता के इशारा करते ही ड्रैकुला उस तरफ मुड़ने ही वाला था कि तभी दो बेलें उसकी दोनों कलाइयों से आकर लिपट गई। ये क्या? व्लाद, ये क्या हो रहा है? ये बेले, ये तो जिंदा लग रही है। अनीता पीछे हटो, ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, ये तिलिस्म का हिस्सा है। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल मानो पूरा गार्डन जिंदा हो गया। बेलें जमीन से उगते हुए अनीता और ड्रैकुला की तरफ बढ़ने लगी। एक बेल ड्रैकुला के पैरों को लपेटने लगी, वहीं कुछ बेलों ने अनीता को जकड़ना शुरू कर दिया था। ये क्या हो रहा है? छोड़ो मुझे! उधर ड्रैकुला अपने आप को आजाद करने की कोशिश कर रहा था। उसने पूरी ताकत लगाकर अपने हाथों पर लिपटी बेलों को उखाड़ डाला। अपने हाथों को आजाद करते ही ड्रैकुला अपने डरावने रूप में आ गया और उसने अपने हाथों से अपने पैरों पर लिपटी बेल को नोच डाला। लेकिन इधर वो दो बेलों को काटता था, उधर दो बेलें और पैदा हो जाती थी। इनका अंत ही नहीं हो रहा है। अनीता संभालो अपने आप को। पर अनीता तब तक उन बेलों के जाल में फंस चुकी थी।
वो जोर लगाकर उन्हें हटा रही थी, पर वो और ज्यादा उसके बदन को लपेटने लगी थी। व्लाद, ये मुझे खींच रही है। मैं आ रहा हूं अनीता। ड्रैकुला पूरी ताकत लगा रहा था, लेकिन बढ़ती हुई बेलें उसको बार बार रोक ले रही थी। वो लाख कोशिशों के बावजूद भी अनीता के पास नहीं पहुंच पा रहा था। व्लाद, बचाओ मुझे। हेल्प मी। अनीता की आवाज अब कमजोर पड़ रही थी और ड्रैकुला की आंखों के सामने उस बेलों ने अंधेरे में खींच लिया। अनीता! ड्रैकुला का गुस्सा अब अपने पीक पर पहुंच चुका था। वो अपनी सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ का पूरा इस्तेमाल करते हुए हर बेल को चीर रहा था। उसका गुस्सा उसकी आंखों में खून बनकर उतर चुका था, पर बेलें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अनीता, मैं तुम्हें वापस लाऊंगा, किसी भी कीमत पर। ड्रैकुला के हाथ बिजली की स्पीड से उन बेलों को फाड़ रहे थे। लग रहा था कि ड्रैकुला की ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, लेकिन फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। वहां एक अजीब सी ठंडक महसूस होने लगी। ड्रैकुला कुछ समझ पाता कि तभी उसे वो आवाज सुनाई दी। व्लाद, तुम अब भी भाग रहे हो? वाई व्लाद, वाई? कब तक ऐसे भागते रहोगे? ड्रैकुला ने पलट कर देखा। छत से आती चांद की रोशनी के बीच एक रूप उभर कर उसके सामने खड़ा था और ड्रैकुला उसे देखते ही हैरान रह गया। एलिजाबेथ, तुम? एलिजाबेथ, उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत, उसके सामने खड़ी थी। उसे देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो कोई इल्यूजन है। ड्रैकुला हैरानी से उसे देखे जा रहा था। हाँ व्लाद, ये मैं हूं, एलिजाबेथ, तुम्हारी लिज़ी। व्लाद, क्या तुम थक नहीं गए हो? ऑल दिस पेन, डेथ एंड रनिंग अराउंड, क्या तुम्हें नहीं लगता दैट यू डिजर्व अ रेस्ट? कम टू मी माय लव, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं हमेशा से। ड्रैकुला ने एलिजाबेथ को देखा। उसके शब्द उसके दिल को चीर रहे हैं, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि वो सच में उसके सामने है। What happened, my love? क्या तुम्हें कुछ डाउट हो रहा है? ये मैं ही हूं, तुम्हारी लिज़ी। और एक हवा के झोंके की तरह एलिजाबेथ आगे बढ़ी और अपने हाथों से व्लाड के हाथ पकड़ लिया। लिज़ी। यस माय लव, तुम्हारी लिज़ी, सिर्फ तुम्हारी। चलो मेरे साथ, लेट्स गो। ड्रैकुला को एलिजाबेथ की तरफ ले जाने लगी, मगर तभी ड्रैकुला को वो आवाज सुनाई दी। व्लाड, मदद करो। एलिजाबेथ, मैं अनीता। व्लाद, वो बस एक माया है, मत भागो उसके पीछे, भूल जाओ उसे। यू बिलोंग विथ मी। कम माय लव, इट्स टाइम फॉर अस टू रेस्ट टुगेदर फॉरएवर। ड्रैकुला के अंदर एक तूफान सा मच गया। एक तरफ एलिजाबेथ का प्यार था, जो उसकी दुख भरी जिंदगी का अंतिम सुकून बन सकता था, और दूसरी तरफ अनीता थी, जो अब उसका आज और कल बन चुकी थी। ड्रैकुला का हाथ छोड़कर एलिजाबेथ आगे बढ़ गई, और फिर जब उसने मुड़कर ड्रैकुला की ओर देखा तो वो अभी भी वहीं के वहीं खड़ा था। कम माय लव, दिस वे। ड्रैकुला बिल्कुल जड़ सा खड़ा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, और तभी उस गार्डन में एक हंसी गूंज उठी, एक अजीब सी डरावनी हंसी। ड्रैकुला ने हंसी की दिशा में देखा। एक भूत उसके सामने हवा में मंडरा रहा था। उसका पहनावा वैसा ही था जैसा अब तक सामने आए भूतों का था, इसलिए व्लाड को समझते देर नहीं लगी कि वो एक कवि का भूत है। व्लाद दिबिस, बड़ी विकट स्थिति है ना। जीवन में अक्सर ऐसे मोड़ आते हैं जब हमारे सामने एक से ज्यादा रास्ते होते हैं चुनने के लिए। आज तुम ऐसे ही मोड़ पर खड़े हो। तुम्हारे सामने भी दो रास्ते हैं, एक एलिजाबेथ के साथ सुकून और अंत का, जिस पर चलकर तुम इस श्राप से मुक्त हो सकते हो, और दूसरा अनीता के साथ इस अमर श्राप का,
चुनाव तुम्हें करना है, पर याद रखना, अनित्यम सुखम लोकम इमाम प्राय भजस्व माम, छाया यात्रा न विद्यते तत सत्यम शरणम परम। ये श्लोक क्या मतलब है इसका? इसका उत्तर तुम्हें समझना है व्लाद। कोशिश करो, अपने भीतर छुपे ज्ञान को टटोलो, शायद तुम्हें उत्तर मिल जाए। और ये बोलते ही वो भूत हवा में घुलकर गायब हो गया। पीछे रह गया सिर्फ ड्रैकुला, जिसके सामने एक ऐसी पहेली थी जिसे उसे अकेले सॉल्व करना था। Damn it, संस्कृत श्लोक। अब मैं क्या करूं? अनीता यहाँ होती तो 1 सेकंड में इस रिडल को सॉल्व कर देती, लेकिन अब मुझे ही सब कुछ करना पड़ेगा। And I have no idea कि श्लोक का क्या मतलब है। व्लाद, छोड़ दो इन रिडल्स को। क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ व्लाद। कम टू मी माय लव, कम टू मी। व्लाद, हेल्प मी, मुझे यहाँ से बाहर निकालो व्लाद, प्लीज। ड्रैकुला के मन में एक जंग शुरू हो गई थी। एलिजाबेथ का प्यार उसे बुला रहा था, लेकिन अनीता की आवाज उसे तड़पा रही थी। मैं क्या करूं? एलिजाबेथ, अनीता, मैं किसको चुनूं? और क्या मतलब है इस श्लोक का? वो अपने अंदर की गहराइयों में छुपे जवाब को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। इस रिडल का जवाब इसी श्लोक में छुपा होगा। मुझे इसको समझना ही है। आई हैव टू डिग डीप। क्या बोला था उसने? अनित्यम अशुखम लोकम ईमान प्राप्य भजस्व मम, छाया यात्रा न विधयति तत् सत्यम शरणम परम। आखिर क्या मतलब हो सकता है इसका? ड्रैकुला उस पहेली को सुलझाने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाल रहा था, लेकिन ये काम उसके लिए आसान नहीं था। अनित्यम अशुकम लोकम, अनित्यम। नित्यम का मतलब शायद परमानेंट होता है। अगर ऐसा है तो अनित्यम इसका उल्टा होगा, यानी टेम्पररी। अच्छा, तो दुनिया टेम्पररी है, ये तो सबको पता है, पर अशुकम क्या होगा? अशुकम, अशुकम, इसमें सुख आ रहा है। सुख यानी हैप्पीनेस, और उसका उल्टा दुख। हाँ, मतलब दुनिया टेम्पररी है और दुख से भरी है। अरे लेकिन ये तो सिंपल लग रहा है, इसमें क्या खास है? मे बी आगे की लाइन से मीनिंग थोड़ी क्लियर होगी। ईमान प्राप्य भजस्वमम। ये थोड़ा मुश्किल है। इमाम प्राप्य मतलब? प्राप्य का मीनिंग क्या हो सकता है? ओके, इसका मतलब अचीव करने से है, यानी इससे अचीव करके। लेकिन क्या अचीव करके? दुनिया। और भजस्वमम, भजस्व का मतलब तो पूजा करना हुआ। हाँ, मुझे पता है। और मम मतलब मुझे, मतलब जो भी हो, एंड में भगवान की भक्ति करनी है। ठीक है, ये तो समझ आ गया। अब सेकंड लाइन देखता हूं, क्या था वो? हाँ, याद आ गया। अब ये छाया यात्रा ना विधायते क्या है? छाया यात्रा, छाया की यात्रा? छाया यानी शैडो। शैडोज कहीं चलती है क्या? अरे नहीं, ये कुछ गहरा लगता है। शायद छाया का मतलब माया, यानी इल्यूशन। तो इल्यूशन की यात्रा संभव नहीं है, और माया भी तो टेम्पररी होती है ना? गुड गुड, अब बस लास्ट पार्ट को समझना है। क्या था वो? हाँ, तत् सत्यम शरणम परम। ये तो सिंपल लग रहा है। सत्यम मतलब सच्चाई यानी ट्रुथ, और शरणम मतलब शरण यानी असाइलम, और परम का मतलब सबसे ऊपर। मतलब सिर्फ सच्चाई ही हमारी सबसे ऊपर वाली असाइलम है। आई थिंक यहाँ असाइलम का मतलब एक तरह की प्रोटेक्शन ही है। तो इसका मतलब ये हुआ, द वर्ल्ड इज टेम्पररी, इसमें सिर्फ सैडनेस है, और इस बात को समझकर भगवान की भक्ति यानी वर्शिप करनी चाहिए। माया यानी इल्यूशन के पीछे जाना वर्थलेस है,
क्योंकि इन द एंड ओनली द ट्रुथ विल प्रिवेल। ड्रैकुला ने एलिजाबेथ की ओर देखा, जो बाहें फैलाए उसका इंतजार कर रही थी। इन द एंड ओनली द ट्रुथ विल प्रिवेल। और सच ये है कि एलिजाबेथ इज डेड, लॉन्ग डेड। एलिजाबेथ, आई लव यू, ऑलवेज हैव, ऑलवेज विल। पर तुम जा चुकी हो। अब तुम सिर्फ मेरी अतीत का वो पार्ट हो जिससे मैं कभी भुला नहीं सकता, लेकिन मैं अब तुम्हें कभी ना पा सकता हूं। और ये एक सच है, ये जो मेरे सामने है ना, ये बस एक इल्यूशन है, माया। और माया के पीछे भागना पॉइंटलेस है। मुझे माफ करना लिज़ी, बट आई कैन नॉट गो बैक इन टाइम। ड्रैकुला के ऐसा बोलते ही एलिजाबेथ का चेहरा धुंधला पड़ने लगा। वो धीरे धीरे हवा में घुलने लगी थी। मैं तुमसे कभी नाराज नहीं थी व्लाद, और कभी रहूंगी भी नहीं। गो एंड सेव योर प्रेजेंट। देखते ही देखते एलिजाबेथ वहां से गायब हो चुकी थी और पीछे रह गया था ड्रैकुला, जो अनीता की ओर अपना कदम बढ़ा चुका था। मैं आ रहा हूं अनीता, मैं आ रहा हूं। मैं आ रहा हूं अनीता, मैं आ रहा हूं। ड्रैकुला अनीता को बचाने के लिए तिलिस्म में आगे बढ़ चुका था। ड्रैकुला अभी भी तिलिस्म के अंदर था और ये खबर जंगल की आग की तरह हर उस किरदार तक पहुंच चुकी थी जो ड्रैकुला पर नजर रख रहा था, जैसे कि लूसीफर। आओ इब्लिस, क्या न्यूज़ लाए हो? मेरा प्यारा ड्रैकुला अब कहाँ जा रहा है? लूसीफर, खबर अच्छी नहीं है। तुम्हारे कहे अनुसार मेरे शैतान लगातार ड्रैकुला पर नजर रख रहे थे, लेकिन अब वो उनकी नजर से गायब हो चुका है। क्या मतलब? लूसीफर को इब्लिस की उस बात पर विश्वास नहीं हुआ। ड्रैकुला गायब है का क्या मतलब है? क्लियर बोलो ना कि तुम अपने काम में फेल हो चुके हो। मत भूलो इब्लिस, अगर मैं तुम्हारी हेल्प ना करता तो अनुबिस तुम्हारा चैप्टर क्लोज कर चुका होता। मुझे सब याद है लूसीफर, लेकिन मैं फेल नहीं हुआ हूं। ड्रैकुला सच में गायब हो चुका है। मेरे शैतान उस पर नजर रख रहे थे। उनकी सूचना के हिसाब से वो काशी में था, जहां वो कुछ ढूंढ रहा था। काशी? मतलब वो जो कुछ भी ढूंढ रहा है वो काशी में ही है, या फिर काशी से उसका कोई लिंक है। वरना वो बार बार काशी नहीं जाता। लेकिन वो काशी से गया कहां? कहीं नहीं, वो काशी में ही है। लेकिन ना वो मेरे गुलाम शैतानों को दिख रहा है और ना ही मेरा काला जादू उसको ढूंढ पा रहा है। और इसका एक ही मतलब हो सकता है, और वो कहां है? तिलिस्म। तिलिस्म? तुम्हारा मतलब? हाँ लूसीफर, तिलिस्म यानी एक ऐसी जादुई तंत्र मंत्र से बनी दुनिया जहां जाना मुश्किल होता है और निकलना लगभग असंभव। ड्रैकुला किसी तिलिस्म में फंस चुका है और इसीलिए वो मेरे शैतानों को नजर नहीं आ रहा। इब्लिस की बात सुनकर लूसीफर परेशान हो गया। वो तुरंत अपने सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। तो तोड़ दो उस तिलिस्म को। इब्लिस, तुम तो काले जादू में माहिर हो ना। ये तिलिस्म तुम्हारी पावर्स के आगे भला क्या है? तिलिस्म को अंदर घुस के तोड़ा जाता है लूसीफर, यही नियम है। और तंत्र मंत्र की दुनिया में सब कुछ नियम से चलता है। इब्लिस जब बोल रहा था तो लूसीफर उसके चेहरे को ध्यान से देख रहा था, और जैसे ही इब्लिस ने बोलना बंद किया, लूसीफर जोर जोर से हंसने लगा। बहुत सही इब्लिस, बहुत सही। तुम मेरे साथ ही खेल खेलने लगे। मतलब मुझे पता है कि तुम तिलिस्म तोड़ सकते हो बिना उसके अंदर जाए, लेकिन तुम मुझसे ये बात छुपाने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हें क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा?
इब्लिस, 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 तुम भूल कैसे गए कि मैं लूसीफर हूं? लूसीफर, दोबारा कभी ये दाव ट्राई मत करना, वरना मुझे तुम्हें वहां पहुंचाने में देर नहीं लगेगी जहां अनुबिस को भेजा था। लूसीफर की आंखें अंगारों सी दहक रही थी। इब्लिस भी अंदर ही अंदर गुस्से से पागल हो रहा था, लेकिन उसके मन में लूसीफर का डर भी बैठा हुआ था, इसीलिए वो चुप रहा। जाओ और जाकर उस तिलिस्म को तोड़ दो, निकालो ड्रैकुला को उस तिलिस्म से। मुझे जानना है कि वो आखिर ढूंढ क्या रहा है। लूसीफर का आदेश बहुत कड़क था। इब्लिस ने फिर कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से निकल गया। ड्रैकुला को उस तिलिस्म से निकालने की कोशिश होने जा रही थी और इस बात से वो अनजान था। जिसने इस तिलिस्म को रचा था वो यानी अघोरनाथ, जिससे मिलने इस वक्त ऋषिराज पहुंचे थे। नारायण नारायण। ऋषिराज, आप यहां? आज एक युग के बाद आपको मेरी याद कैसे आ गई? मेरा क्या है द्रोह? नहीं ऋषिराज, नहीं। ऋषिराज अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही उस अघोरी ने कड़क अंदाज में उनकी बात काट दी। मुझे इस नाम से मत बुलाइए। इस नाम को मैं युगों पहले चिता पर लिटाकर भस्म कर चुका हूं। खैर, आप अपने आने का कारण बताइए, क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं है। अघोरनाथ की आवाज में बेरुखी साफ झलक रही थी। उसे ऋषिराज का आना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। देख रहा हूं कि तुम्हारे अंदर की कड़वाहट अभी तक वैसी ही है। इतनी सदियां बीत चुकी, लेकिन तुम आज भी घृणा की आग में चल रहे हो। आखिर कब खत्म होगी तुम्हारी ये नफरत? मेरी ये नफरत, मेरा ये क्रोध तब शांत होगा जब मैं उसकी बनाई इस कायनात को उसके हाथों से आजाद कर दूंगा। आप तो उसके बहुत बड़े भक्त हैं ना ऋषिराज, या यूं कहूं कि सबसे बड़े भक्त। तो अगर उसने आपको यहां मेरे पास भेजा है तो उसे मेरा यह संदेशा दे दीजिएगा कि उसके दिए शाप की ज्वाला में मैं उसके इस संसार को ऐसे भस्म करूंगा कि उसका नाम लेने वाला भी कोई इस धरती पर नहीं रहेगा। और अब इससे पहले कि मेरी नफरत की आग कहीं आपको ही अपने लपेटे में ना ले ले, बेहतर होगा कि आप यहां से चले जाएं, क्योंकि अभी आपका समय पूरा नहीं हुआ है। अघोरनाथ की वो धमकी सुनकर ऋषिराज के चेहरे पर हल्की सी हंसी आ गई। उन्होंने पलटकर उससे एक और सवाल पूछ डाला। आखिर क्यों? मुझ पर इस दया का कारण जान सकता हूं क्या? क्योंकि जहां तक हम देख पा रहे हैं, तुम हमें मार कर उन्हें एक संदेश भिजवा सकते हो। फिर क्यों? मृत्यु आपके लिए बहुत आसान सजा होगी ऋषिराज। आपका समय भी आएगा, एक एक करके हर चिरंजीवी का समय आएगा, लेकिन वक्त का निर्णय मेरा होगा और अभी आपका वक्त नहीं आया है। ऋषिराज कुछ देर तक अघोरनाथ को देखते रहे, मानो वो उसे पढ़ने की कोशिश कर रहे थे, और फिर कुछ देर बाद उन्होंने चलने का निर्णय ले ही लिया। समय चक्र में क्या लिखा है ये तो समय ही बताएगा। और समय क्या बताएगा, इसका निर्णय कौन करेगा? अघोरनाथ के जवाबी पलटवार को सुनकर ऋषिराज के चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई और उनके मुंह से बस दो ही शब्द निकले, नारायण नारायण। और अगले ही पल ऋषिराज वहां से गायब हो चुके थे। उनके गायब होते ही अघोरनाथ भी न जाने कहां के लिए चल पड़े। ब्रह्मांड की शतरंज में बहुत सी चालें चली जा रही थी, लेकिन इस शतरंज में 2 से ज्यादा खिलाड़ी थे और उनमें से एक इब्लिस लूसीफर का आदेश पूरा करने की कोशिश में लगा हुआ था। मुझे बस सही मौके की तलाश है लूसीफर। वो मौका मिलते ही मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तुझे एहसास हो जाएगा कि इब्लिस की अमानत में खयानत करने का अंजाम कितना बुरा हो सकता है। लेकिन जब तक मुझे वो मौका नहीं मिलता, तब तक मुझे तुझे यही एहसास दिलाए रखना है कि मैं तेरा आदेश मानने को मजबूर हूं। इब्लिस के सामने एक गोल घेरे में आग जल रही थी और उस घेरे के ठीक बीच में एक इंसान का कटा हुआ सर भाले की नोक पर रखा हुआ था। वो भाला जमीन में गड़ा हुआ था और आग की लपटें धीरे धीरे करके ऊपर उठ रही थी। जादू है सयाहो, तकदीर है पुरस्रार, खिरत दो फिक्र के परे का इख्तियार, दीवारे तिलिस्म को तोड़ने की कसम,
अमले रूहानी से गूंजे हर अलम, कलम जादू गुफ्ते सहारा हो बुलंद, चीर दे हर पर्दा जो हो गमो बंद। इब्लिस बार बार काले जादू के उस मंत्र को पढ़ रहा था और आग तेज होती जा रही थी। मैं इब्लिस खुदाए जादू सियाह हूं, जुल्मत जादू मेरी जान में राह देती है। हर कोने तारीख से कुदरत मुझ तक लौटती है। ए जादू सियाह, ए शक्ति गैब, जंजीर नूर को बेदार कर, दीवार तिलिस्म को मेरी कुदरत से तोड़। हर सांस के साथ जो मैं लेता हूं, हर कलाम के साथ जो मैं कहता हूं, मैं खुद को तारीकी का रईस घोषित करता हूं। वो जो मुझे नहीं समझते मेरी कुदरत से हैरत में डरते हैं। और अगले ही पल इब्लिस के इशारे पर उसके चेलों ने लहू से भरे कई बर्तन उस आग में पलट दिए। आग का रंग एक पल को नीला पड़ा और फिर सुर्ख लाल हो गया। आग तेजी से भड़क चुकी थी और वो आग एक चक्रवात की तरह ऊपर बढ़ रही थी। ए जुल्मत जादू सियाह फरमान मिदहम, दीवार तिलिस्म रा बेशकल, शैतान असीरा अज बंद रिहाई दे। बाकुदरत तारीखी हमा चीज फरमाम बरदार बमून। आग का चक्रवात अब भाले की नोक पर रखे हुए उस कटे हुए इंसान के सर तक पहुंच चुका था और वो कटा हुआ सर चीख रहा था। एक बेहद खौफनाक और डरावनी चीख जो किसी की भी रूह उसके जिस्म से बाहर निकाल सकती थी। धीरे धीरे वो सारी आग उस कटे हुए सर तक सीमित रह गई थी। वो सर जल रहा था मगर उसकी चीखें अब धीमी पड़ती जा रही थी। और फिर अचानक आग बुझ गई और भाला जलकर राख हो गया। वहां रह गया था तो बस एक जला हुआ सर जो अब किसी काली गेंद जैसा लग रहा था। और भाले के भस्म होते ही वो नीचे गिर गया। वो जला हुआ सर लुढ़क कर इब्लिस के पास आ पहुंचा और उसने उसे अपने दोनों हाथों से उठा लिया। बस अब वो तिलिस्म कुछ ही देर में चकनाचूर हो जाएगा। इब्लिस ने उस सर को अपने दोनों हाथों के बीच पकड़ लिया और कुछ मंत्र बुदबुदाने लगा। उसके सामने हवा में एक द्वार खुलने लगा। उस जादुई द्वार के उस पार वो हवेली नजर आ रही थी जिसके तिलिस्म में ड्रैकुला फंसा हुआ था। मैं तुम्हें आजाद कर रहा हूं ड्रैकुला, लेकिन लूसीफर के लिए नहीं, अपने लिए। इब्लिस ने उस सर को उठाकर द्वार की ओर फेंका और जैसे ही वो सर लहराया उसमें आग लग गई। वो उड़ता हुआ सर उस दीवार से पार पहुंचा और तेजी से उस हवेली से जा टकराया। चारों तरफ धुआं फैल गया था, लेकिन जैसे ही वो धुआं हटा इब्लिस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। ये क्या? ये कैसे हो सकता है? ये कैसे हो सकता है?